कहानी शुरू होती है हमारे दो मेन प्रोटैगनिस्ट से, आस्था और यूनो, जिन्हें बचपन में ही दूर के हेज विलेज में छोड़ दिया गया था। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई मैजिक यूज कर सकता है। यूनो बचपन से ही जबरदस्त मैजिकल एबिलिटी के साथ बड़ा होता है, जबकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दोपहर आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो हमेशा की तरह मना कर देती है। यूनो भी उसे याद दिलाता है कि एक नन होने के नाते लिली शादी नहीं कर सकती। चर्च के बच्चे यूनो के बड़े फैन हैं उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से, लेकिन आस्था की कमी की वजह से उसे इग्नोर करते हैं। इसी तरह फादर ऑर्सी भी आस्था को डिसमिस कर देता है जब वो ओवर रिएक्ट करता है, और लिली कहती है कि कभी ये दोनों इंसेपरेबल हुआ करते थे। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद से यूनो बहुत कोल्ड और डिस्टेंट हो गया। आस्था, जो कि बार बार ह्यूमिलिएशन फेस करता है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, वो हार नहीं मानता और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हुए पास के जंगल में दिल लगा के ट्रेनिंग करता है। वो कसम खाता है कि वो अगला विजर्ड किंग बनेगा। अगले दिन यूनो और उसके साथ के कुछ बच्चे अपनी टाउन के ग्रिमॉर टावर जाते हैं, जहां हर साल उनके एज के लोगों को अपना ग्रिमॉर मिलता है, जो उन्हें मैजिक यूज करने की एबिलिटी देता है। आस्था को उम्मीद होती है कि शायद उसे भी ग्रिमॉर मिल जाएगा। एक एक करके सबको ग्रिमॉर मिलता है और अटेंशन तब बढ़ जाता है जब यूनो को वो लेजेंडरी 4 लीफ क्लोवर ग्रिमॉर मिलता है, जिसे फर्स्ट विजर्ड किंग ने यूज किया था और जो लक लाने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आस्था को कोई ग्रिमॉर नहीं मिलता तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी आस्था हार नहीं मानता और ज्यादा मेहनत करने की कसम खाता है कि वो जल्दी यूनो को टक्कर देगा। उसी शाम यूनो का सामना 2 नोबल्स से होता है जो उससे जलते हैं क्योंकि वो उन्हें ओवरशैडो कर चुका है, तो वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यूनो उनकी मैजिक अटैक्स को आसानी से अपनी विंड मैजिक से रोक देता है। तभी अचानक एक आदमी आता है जो खुद को रिची द चेन मैजिशियन कहता है और अपनी जंजीरों से सबको बांध देता है। वो यूनो का ग्रिमॉर चुरा लेता है क्योंकि 4 लीफ क्लोवर ग्रिमॉर्स ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। आस्था वहां यूनो को बचाने आता है, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बावजूद वो रिची की चेन्स का सामना नहीं कर पाता और खुद भी पकड़ा जाता है। रिची आस्था का खूब मजाक उड़ाता है और ओपनली कहता है कि उसमें बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, जो सुनकर आस्था काफी डिसहार्टन हो जाता है। लेकिन ठीक जब आस्था पूरी तरह हार मानने वाला होता है, यूनो बोल उठता है कि आस्था उसका सबसे बड़ा राइवल है। यह सुनकर आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और तभी अचानक उसके सामने एक ब्लैक ग्रिमॉर आता है जिसमें 5 लीफ क्लोवर का निशान होता है, जहां 3 लीफ क्लोवर का मतलब होता है फेथ, होप और लव, और 4 लीफ का मतलब होता है फॉर्चून। वहीं 5 लीफ क्लोवर के अंदर एक डीमन रहता है। उस ब्लैक ग्रिमॉर से एक ब्लैक ब्लेड निकलती है। 10 साल पहले आस्था और यूनो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। भले ही आज भी आस्था वैसा ही है, यूनो तब एक बहुत बड़ा रोने वाला बच्चा था। एक चीज जो दोनों में कॉमन थी वो थी विजर्ड किंग बनने की चाहत, जिसके बारे में वो सिस्टर लिली से कहानियों में सुनते थे। बचपन से ही आस्था ने सोचा था कि वो विजर्ड किंग बनेगा ताकि चर्च के लिए पैसे जुटा सके। वो हमेशा कोशिश करता है कि दूसरों के काम आ सके ताकि वो इस टाइटल के लायक बन सके। जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो उसके पापा उसे एक इंपॉर्टेंट लेटर पास वाले टाउन में पहुंचाने का काम देते हैं, जो आस्था को चिढ़ाता है। लेकिन जब यूनो लेटर डिलीवर करता है, उसे एक ड्रंक आदमी मारता है और उसका पेंडेंट चुरा लेता है। यूनो रोने लगता है, लेकिन आस्था आता है और उस बड़े आदमी पर लगातार हमला करता है। उसकी परसिस्टेंस देखकर वो डर जाता है और भाग जाता है, और यूनो कहता है कि आस्था हमेशा इम्पॉसिबल कर देता है। वापस प्रेजेंट में यूनो देखता है कि आस्था की ब्लैक ब्लेड रिचीज चेन्स को नलिफाई कर रही है, जिससे रिची शॉक्ड हो जाता है। आस्था फिर डिक्लेयर करता है कि वो विजर्ड किंग बनेगा बिना किसी मैजिक के। वो रिची को हरा देता है और एक्साइटेड होकर यूनो को अपना ग्रिमॉर दिखाता है। उन्हें उनके बचपन का वो वादा याद आता है। यूनो फिर से आस्था को अपना राइवल कहता है और दोनों ये साबित करने की ठानते हैं कि कोई भी विजर्ड किंग बन सकता है, चाहे वो किसी पिछड़े गांव का अनाथ ही क्यों ना हो। जैसे ही सूरज ढलता है, दोनों एक दूसरे से मुक्का बम्प करते हैं और उनकी राइवलरी की शुरुआत होती है। फिर हमें पता चलता है कि सदियों पहले एक बहुत बड़ा ईविल, जिसने दुनिया को तबाह करने की धमकी दी थी,
उसे एक महान मेच ने हराया था जिसे अब फर्स्ट विजर्ड किंग के नाम से जाना जाता है। ये टाइटल पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया गया और मैजिक नाइट्स ने शांति बनाए रखने में मदद की। मैजिक नाइट्स 9 स्क्वाड्स में बंटे हुए हैं और एक मैजिक नाइट या विजर्ड किंग बनना सभी का सपना होता है। रिची की इंसिडेंट के बाद आस्था और यूनो दोनों अपकमिंग मैजिक नाइट्स एग्जाम के लिए जोर शोर से तैयारी करने लगते हैं ताकि वो किसी एक स्क्वाड में शामिल हो सकें। हालांकि फादर ऑर्सी आस्था को पार्टिसिपेट करने से मना करता है, लेकिन ग्रिमोयर टावर का विजर्ड रीजन देता है कि उसके लिए जाना ठीक है और सिस्टर लिली भी सहमत हो जाती है। अगले दिन आस्था के साथ ऑर्फनेज का एक बच्चा नैश जाता है जो कहता है कि उसका विजर्ड किंग बनने का सपना बेकार है, क्योंकि उसके शब्दों में हम जैसे गरीब अनाथ सपने नहीं देख सकते। लेकिन आस्था उसके पेसिमिज्म से परेशान नहीं होता और कहता है कि अगर हार न मानो तो कुछ भी किया जा सकता है। वो अपनी तलवार से एक जायंट बोल्डर को तोड़कर ये बात साबित भी कर देता है। ऑर्फनेज छोड़ने से एक रात पहले वहां एक बड़ा पोटैटो थीम्ड फीस्ट होता है ताकि उन्हें विदा किया जा सके। फादर ऑर्सी मजाक करता है कि वो जल्द ही फिर आस्था को देखेगा, जिससे वो इरिटेट हो जाता है। दोनों अगली सुबह जल्दी निकल जाते हैं और नैश कहता है कि वो भी एक दिन मैजिक नाइट बनेगा। अच्छा। सिस्टर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है जब वो अपने 2 प्यारे परिवार वालों को जाते हुए देखती है। फिर दोनों क्लोवर किंगडम की राजधानी के लिए एक लंबा और कठिन सफर शुरू करते हैं, अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सरवाइव करते हुए और रास्ते में दौड़ लगाते हुए। कई दिनों बाद वे वहां पहुंचते हैं, मैजिक नाइट एग्जाम देने और विजर्ड किंग बनने की अपनी पहली स्टेप्स लेने के लिए तैयार। आस्था और यूनो कीका के कासल टाउन में घुसते हैं और मैजिक नाइट्स एग्जामिनेशन साइट की तरफ बढ़ते हैं। यूनो अपनी 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर के कारण अटेंशन अट्रैक्ट करता है, जबकि आस्था अपनी लाउडनेस से अटेंशन ग्रैब करता है, जिससे यूनो को इरिटेशन होती है। वहां पर एग्जामिनीज पर एंटी बर्ड्स हमला करते हैं जो उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनमें वीक मैजिकल एनर्जी होती है, जबकि यूनो के पास बस एक फेदर आती है। आस्था को पूरी की पूरी बर्ड फ्लॉक घेर लेती है, जिससे सब लोग हंस पड़ते हैं। आस्था भागते हुए सीधा टकरा जाता है यामी से, जो ब्लैक बुल्स नाइट स्क्वाड का कैप्टन है। ये स्क्वाड अपने कोलैटरल डैमेज और सबसे वर्स्ट स्क्वाड माने जाने की रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। यामी आस्था को ओल्ड कहने पर उसे मारने की धमकी देता है, जिससे एक और एग्जामिनी सेक बहुत अम्यूज होता है और खुद को आस्था से इंट्रोड्यूस करता है। तभी फायरवर्क्स सिग्नल देते हैं कि सेरेमनी शुरू हो चुकी है और मैजिक नाइट स्क्वाड्स के अलग अलग कैप्टन्स अरीना में प्रवेश करते हैं। सेक आस्था को एक एक करके कैप्टन्स के बारे में बताता है। गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम को सबसे ताकतवर माना जाता है और वो विजर्ड किंग बनने के सबसे करीब माने जाते हैं। यामी भी स्टाइलिश तरीके से देर से पहुंचता है। विलियम एग्जाम शुरू करता है और सभी एग्जामिनीज को एक वुडन ब्रूमस्टिक देता है, लेकिन आस्था के पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं होने के कारण वो उसे उड़ाने में फेल हो जाता है। वैसे ही बाकी टेस्ट्स में भी उसे बार बार फेल होना पड़ता है, क्योंकि उन सभी में मैजिक कंट्रोल की जरूरत होती है। आखिर में जब फाइनल टेस्ट अनाउंस होती है तो वो कॉम्बैट राउंड होती है और सेक खुद आस्था से लड़ने के लिए वॉलंटियर करता है, उसे इजी टारगेट समझकर। आस्था उसे गुड मैच विश करता है, लेकिन सेक अपना असली रंग दिखाता है और आस्था को डर्टी पेजेंट कहकर इंसल्ट करता है, जिससे आस्था को गुस्सा आता है। सेक खुद को एक मैजिकल बैरियर से कवर करता है ताकि बाहर के अटैक से बच सके और साथ ही साथ मैजिक बोल्ट्स की बैराज चलाता है। वो खुद की स्पेल को एक परफेक्ट अटैक और डिफेंस बताता है। फाइट शुरू होती है और आस्था एक ही जोरदार डैश में सेक के बैरियर को अपनी ब्लैक ब्लेड से चीरकर उसे हरा देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आस्था हार जाएगा। क्यों हिला डाला ना? जैसे ही आस्था अनकॉन्शियस सेक के ऊपर खड़ा होता है, वो डिक्लेयर करता है कि वो यहां खेलने नहीं बल्कि अगला विजर्ड किंग बनने आया है। फाइट स्मूथली चलती है जब तक कि यूनो को सलीम नाम का नोबल चैलेंज नहीं करता, जो उसे एक नीच पेजेंट समझता है। लेकिन अपने सबसे ताकतवर अटैक के बावजूद सालिम हार जाता है, क्योंकि यूनो अपनी विंड मैजिक से उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद एग्जामिनीज को एक एक करके बुलाया जाता है और कैप्टन्स अपने हाथ उठाते हैं अगर वो किसी को अपनी स्क्वाड में लेना चाहते हैं।
एग्जामिनी फिर उन्हीं कैप्टन्स में से किसी को चुन सकता है, लेकिन अगर कोई कैप्टन हाथ नहीं उठाता तो वो एग्जामिनी फेल माना जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट होता है और कुछ ही लोगों को ऑफर्स मिलती हैं, लेकिन जैसे ही यूनो की बारी आती है हर एक कैप्टन अपना हाथ उठा देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ नोबल्स ही गोल्डन डॉन और सिल्वर ईगल्स जैसे स्क्वाड्स में जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए यूनो गोल्डन डॉन को चुनता है। अब आस्था की बारी होती है, लेकिन उसके डर के अनुसार कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता। आस्था का दिल टूट जाता है और लोग उसे चिढ़ाते हैं कि वो सिलेक्शन एरिया से चला जाए। तभी यामी सामने आता है और आस्था से कहता है कि यही हकीकत है जब तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं होती। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब भी विज़र्ड किंग बनने की सोचता है, और जब आस्था अपने गोल को अफर्म करता है तो यामी इम्प्रेस्ड होकर उसे ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने का इनवाइट देता है और कहता है कि शायद एक दिन वो विज़र्ड किंग बन भी जाए। आस्था और यूनो मिलते हैं और अलविदा कहते हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। यामी आस्था को पकड़कर उसे फिनरल के बनाए गए पोर्टल में फेंक देता है, जो उसे ब्लैक बुल्स के बेस में ले जाता है, जहां वो उसे किंगडम के सबसे वर्स्ट मैजिक स्क्वाड में वेलकम करता है। आस्था ब्लैक बुल्स के बेस में पहुंचकर वहां का पूरा केओटिक सीन देखता है, जहां सब कुछ टूटा फूटा हो रहा है। यामी स्क्वाड को बेस डिस्ट्रॉय करना बंद करने को कहता है, लेकिन खुद ही एक दीवार तोड़ देता है। फिर वो एस्टा को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और फिनरल उसके साथ स्क्वाड के मेंबर्स से एक एक करके मिलवाता है। इंट्रोडक्शंस के बाद मैग्ना, जो आस्था की एबिलिटीज को लेकर स्केप्टिकल होता है, उसे एक ट्रायल देता है ये देखने के लिए कि क्या वो ब्लैक बुल्स की रोब पहनने के लायक है या नहीं। फॉर्चुनेटली सारे ट्रायल्स उसके फिजिकल एबिलिटीज पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें वो आसानी से पास कर लेता है। लेकिन फाइनल ट्रायल में मैग्ना आस्था को चैलेंज करता है कि वो उसकी फायर मैजिक को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट करे, तभी वो उसे ब्लैक बुल मानेगा। आस्था अपना ब्लैक ब्लेड निकालता है, जिससे बाकी मेंबर्स भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैग्ना एक बड़ा फायरबॉल लॉन्च करता है, लेकिन आस्था उसे नैरोली डिफ्लेक्ट करके वापस मैग्ना की तरफ भेज देता है। आस्था डर जाता है कि कहीं उसने अपने ही टीममेट को मार न दिया हो, लेकिन उसे राहत मिलती है जब मैग्ना बिना किसी नुकसान के बाहर आता है। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? क्योंकि उसने लास्ट सेकंड पर अपनी मैजिक नलिफाई कर दी थी। वो आस्था की तारीफ करता है कि उसने उसकी मैजिक वापस उसी पर भेज दी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आस्था के पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है, तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे एक ट्रू मैन कहता है। बाकी ब्लैक बुल्स भी उसे बधाई देते हैं और उसे प्रॉमिस के साथ उसका ब्लैक बुल्स का क्लोक देते हैं, जिसे वो गर्व से पहनता है। अब उसकी मेंबरशिप ऑफिशियल हो जाती है और स्क्वाड उसे गर्मजोशी से वेलकम करती है। ग्रुप सेलिब्रेशन करते हुए एक लड़की जो ब्लैक बुल्स की नई रिक्रूट है, आस्था को उसका कमरा दिखाया जाता है, जो कि शैबी और टूटा फूटा होता है, लेकिन वो खुश होता है कि पहली बार उसे खुद का एक कमरा मिला है। मैग्ना उसे याद दिलाता है कि वो अपने घर वालों को एक लेटर लिखना ना भूले। दूसरी तरफ यूनो को गोल्डन डॉन में उसका बहुत ही लग्जरियस कमरा दिखाया जाता है, लेकिन उसका इंस्ट्रक्टर क्लाउस उसे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, क्योंकि यूनो नोबल नहीं है। हेज में ऑर्फनेज वाले आस्था और यूनो के मैजिक नाइट्स बनने की खबर पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। ओरसी पूरे गांव में ये खुशखबरी फैलाता है और लिली चुपचाप दोनों के लिए गुड लक विश करती है। अगले दिन मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स बेस का ग्रैंड टूर देता है। तभी उनकी मुलाकात नोएल से होती है, जो एक रॉयल फैमिली की मेंबर है और आस्था की फेलो रिक्रूट भी है। आस्था में कोई मैजिक ना सेंसिंग करते हुए वो उसे कीड़ा कहकर डिसमिस कर देती है। अपने और आस्था के बीच पावर का फर्क दिखाने के लिए वो उस पर एक वाटर ऑर्ब फेंकती है, लेकिन ऑर्ब घूमकर मैग्ना को लग जाती है। गुस्से में नोएल अपनी ब्लैक बुल्स की क्लोक फेंक देती है और कहती है कि ये किंगडम की सबसे वर्स्ट स्क्वाड है, और वहां से चली जाती है। बाद में आस्था उसे जंगल में अपने वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसे नोएल की प्रॉब्लम समझ में आती है। उसमें जबरदस्त मैजिकल पावर है, लेकिन उसके स्पेल्स कभी भी सही टारगेट पर नहीं लगते। नोएल आस्था को देखकर शर्मिंदा हो जाती है और उसे उड़ाने के लिए मैजिक यूज करती है, लेकिन उसका स्पेल अनकंट्रोलेबल हो जाता है
और वो एक पानी के वॉर्टेक्स में फंस जाती है। आस्ता ही अकेला होता है जो उसे सेफली बाहर निकाल सकता है। तो यामी उसे उस वॉर्टेक्स की तरफ फेंकता है और आस्टा अपनी ब्लैक ब्लेड से उसे नलिफाई कर देता है। नोएल डरती है कि सब फिर उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आस्टा उसकी मैजिकल एबिलिटीज की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो इनविंसिबल बन सकती है। बाकी ब्लैक बुल्स भी उसे दिलासा देते हैं कि मैजिक कंट्रोल ना होना कोई बड़ी बात नहीं है और स्क्वाड में हर किसी में कुछ न कुछ फ्लॉज होते हैं। नोएल आस्था का हाथ थाम लेती है और समझती है कि यही वो स्क्वाड है जो उसे जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करता है। आस्था सुबह जल्दी उठकर बेस के चारों ओर डेली चोर्स करता है और रियलाइज करता है कि ऑर्फनेज में जैसा काम करता था यहां भी वैसा ही है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो बाकी मेंबर्स से पूछता है कि मैजिक नाइट होना असल में मतलब क्या होता है, लेकिन हर कोई अपने अपने सेल्फिश जवाब देता है, जिससे नोएल परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या वो वाकई ब्लैक बुल्स में फिट बैठती है। तभी यामी कैफेटेरिया में आता है और मैग्ना को एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर साथ चलने के लिए बुलाता है। आस्था जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन मैग्ना कहता है कि बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मिशन असल में कुछ और नहीं बल्कि सॉसी विलेज के मेयर सेही के साथ पोकर का गेम होता है। रॉयल फ्लश से सब कुछ हार जाने के बाद वो वापस लौटते हैं और आस्टाव नोएल को बताते हैं कि अब उन्हें पनिशमेंट के रूप में सॉसी विलेज में वाइल्ड बोर्ड से निपटना होगा। आस्था पॉइंट करता है कि ये मिशन तो यामी ने हारा है, फिर उन्हें क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन यामी उन्हें जान से मारने की धमकी देता है अगर वो नहीं गए। नोएल चिंतित होती है कि वो अपनी मैजिक कंट्रोल ना होने की वजह से मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन मैग्ना उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो संभाल लेगा। फिनरल उस विलेज में पोर्टल नहीं बना सकता क्योंकि उसने वहां पहले कभी कदम नहीं रखा, और एस्टा व नोएल मैजिक ब्रूमस्टिक पर उड़ नहीं सकते, इसलिए मैग्ना उन्हें अपने कस्टमाइज किए गए ब्रूम क्रिम्सन साइक्लोन पर ले जाता है। राइड काफी टर्बुलेंट होती है, लेकिन उसी दौरान कुछ रहस्यमय लोग भी सॉसी पहुंचते हैं एक मैजिक स्टोन की तलाश में। उनमें से एक है एक आदमी जिसके चेहरे पर स्कार है और जो आइस मैजिक में एक्सपर्ट है। सॉसी के आउटस्कर्ट्स में कुछ वाइल्ड बोर्ड्स को निपटाने के बाद मैग्ना आस्था और नोएल को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, कैसे वो एक ट्रबल मेकिंग डेलिंक्वेंट था, लेकिन मेयर सेही ने उसे रास्ते पर लाया और मैजिक नाइट बनने के लिए मोटिवेट किया, भले ही वो एक पेजेंट था। जब वो विलेज के पास पहुंचते हैं, मैग्ना मिस्ट देखकर डर जाता है जो पूरे टाउन को घेर चुका होता है। वो आस्टा से कहता है कि वो अपनी ब्लैक ब्लेड से मिस्ट को काटे और तीनों सिटी सेंटर की तरफ बढ़ते हैं जहां वो विलेजर्स को बचाते हैं जो आइस शार्ट से घायल हो रहे होते हैं। वहां उनकी भिड़ंत हीथ नाम के स्कार फेस्ड आदमी से होती है जो 3 और मेजर्स के साथ होता है और उन्हें खत्म करने की धमकी देता है। जब हीथ विलेजर्स को लोली बीस्ट्स कहता है तो आस्था और मैग्ना दोनों को गुस्सा आता है और वो कस्में खाते हैं कि वो उन्हें अपनी जान देकर भी बचाएंगे। हीथ आस्था की एबिलिटी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी मैजिक को भी काट पा रहा है, तो वो विलेजर्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। मैग्ना और आस्था पूरी ताकत लगाकर विलेजर्स को डिफेंड करते हैं, लेकिन हीथ का अटैक बहुत भारी पड़ता है। मैग्ना की मैजिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन आइस मैजिक अनस्टॉपेबल लगती है। हीथ कहता है कि अगर वो लोग विलेजर्स को छोड़ दें तो वो उन्हें जाने देगा। नोएल एक पल के लिए सोचती है कि शायद वो आस्था और मैग्ना के लिए बोझ बन रही है, लेकिन तभी एक छोटी लड़की उसकी स्कर्ट का पल्लू पकड़कर कहती है, प्लीज सेव अस। और उसी पल नोएल को नई ताकत मिलती है। उसकी ग्रिमोयर में एक नया स्पेल अनलॉक होता है, सी ड्रैगन्स लेयर। वो एक ह्यूज स्वर्लिंग वॉर्टेक्स ऑफ वाटर कास्ट करती है जो उसे और आसपास के विलेजर्स को प्रोटेक्ट करता है। हीथ नोएल की ताकत देखकर शॉक्ड रह जाता है और चाहे जितने भी आइस शार्ट्स फेंकता है वो बैरियर के अंदर घुस नहीं पाते। आस्टा को मौका मिलता है काउंटर अटैक का, लेकिन हीथ स्मार्टली एक आइस स्ट्रिप फेंकता है जिससे आस्टा फिसल जाता है। हीथ फिर बैरियर की ओर बढ़ता है और उसे धीरे धीरे जमाना शुरू कर देता है। मैग्ना जानता है कि हीथ का नेचुरल एडवांटेज आइस है और उसका मैजिक उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आस्टा वापस आता है और दोबारा हीथ पर हमला करता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती।
मैग्ना आस्था की रिलेंटलेस कोशिशों से इंस्पायर्ड होकर बैरियर से बाहर आता है और अपना अल्टीमेट अटैक चलाता है, प्रिजन डेथ स्कैटर शॉट, एक बड़ा फ्लेम बोल्ट बराज। हीथ उसे भी रिपेल कर देता है और जब सब हार मानने ही वाले होते हैं, आस्था अचानक हीथ के पीछे प्रकट होता है और अपनी ब्लैक ब्लेड से फ्लेम स्कैटर को रिफ्लेक्ट करके हीथ और उसके साथियों की तरफ भेज देता है। फ्लेम्स खुद ब खुद नहीं बुझते और हीथ डेस्परेटली उन्हें आइस से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था फाइनल ब्लो मारकर उसे हरा देता है। मैग्ना बाकी मेजेस को बांध देता है, लेकिन उनमें से एक भाग निकलता है। आस्था इंजरीज की वजह से कोलैप्स हो और नोएल उसे देखती है और सोचती है कि भले ही वो लाउड और अनोइंग है, लेकिन थोड़ा कूल भी है। वो हीथ से बाद में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो पकड़ा गया है, वो खुद को और अपने साथियों को मार डालता है। ये देखकर तीनों ब्लैक बुल्स अस्ता, मैग्ना और नोएल शॉक हो जाते हैं और अस्ता को उनके जीवन की कोई वैल्यू ना होने पर घिन आती है। इसके बाद वे सेही को दफनाते हैं। फिनबॉय कसम खाता है कि वो भी एक दिन मैजिक नाइट बनेगा, चाहे वो एक कॉमनर ही क्यों ना हो। मैग्ना और आस्था उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपने सपनों को फॉलो करे। तभी एक एंटी बर्ड अचानक नीचे आता है और आस्था की ओर चोंच मारता है। वे नोटिस करते हैं कि उसके मुंह में एक मैजिक स्टोन है, शायद वही स्टोन जो हीथ ढूंढ रहा था। ऑर्फन बॉय बताता है कि वो सेही का पुराना चार्म था और वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें देता है। उधर एक क्लोक्ड आदमी हीथ की हार की खबर सुनता है और फिलहाल के लिए मैजिक स्टोन छोड़ देने का फैसला करता है। वो एक बड़ी सी ग्रेवस्टोन को छूता है और कहता है कि उनके लॉर्ड का पुनर्जन्म अब पास है। उसके रोब की कॉलर पर गोल्डन डॉन का सिंबल बना होता है। मैग्ना, आस्था और नोएल ब्लैक बुल्स के बेस पहुंच जाते हैं और कैप्टन यामी उनकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। तब आस्था पूछता है, क्या यह सच में हंसने का टाइम है कैप्टन यामी? तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो क्या हमें उदास होना चाहिए? तब मैग्ना कहता है, बिल्कुल नहीं, सही सुकून हंसते हुए देखना चाहता था, इसलिए हमें हंसना चाहिए। तो चलो सभी लोग हंसो। और हम देखते हैं मैग्ना, नोएल और आस्था तीनों हंसने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, चलो बस करो, सही के साथ बहुत बुरा हुआ और तुम तीनों ने विलेज को बचा लिया है, तो इसलिए गर्व करो। मैग्ना करता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, यह मैजिक नाइट सैल्यूट है और ये 3 फिंगर को इंडिकेट करता है। तो चलो अब तुम भी इसे ट्राई करो। तब हम देखते हैं फिनरल और वेनेसा भी वापस आ जाते हैं और फिनरल कहता है, क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? कैप्टन हम अभी अभी मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या पता चला? लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उसकी वॉच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाई स्टेटस का आदमी था। और तब हम देखते हैं एंटी बर्ड को देखकर नोएल और वेनेसा दोनों खुश हो जाते हैं, पर आस्था उसे पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है और नोएल उसे रोकने लगती है। और तब वो दोनों बिल्डिंग को तबाह करने लगते हैं, जिससे कैप्टन यामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन को मैजिक डिपार्टमेंट पर ही छोड़ दो और गुड न्यूज आने का इंतजार करो। पर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारी सॉसी विलेज की मदद के लिए विजार्ड किंग ने तुम्हें एक स्टार दिया है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, ये स्टार किस लिए है? जो मैजिक नाइट अच्छा काम करता है, उसे विजार्ड किंग की तरफ से एक स्टार मिलता है और ये कंपटीशन के लिए भी होता है और ये सभी मैजिक नाइट स्क्वाड्स को दिए जाते हैं। तो फिनरल कहता है, जिस मैजिक नाइट स्क्वाड के पास जितने ज्यादा तारे होते हैं, उसका मतलब होता है कि उन्होंने उतना ज्यादा अचीव किया है। तब वेनेसा कहती है, और इस टाइम गोल्डन डॉन के पास सबसे ज्यादा तारे हैं, जो कि है टोटल 70। तो आस्था कहता है, तो फिर हमारे पास कितने स्टार हैं? हम इतना भी गोल्डन डॉन से ज्यादा पीछे नहीं होंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इस स्टार को मिलाकर अब हमारा स्कोर -30 है और हमें बस 100 तारे और चाहिए गोल्डन डॉन तक पहुंचने के लिए। जिसे सुनकर आस्था शॉक हो जाता है।
तब यामी सभी को इस महीने के पैसे देते हैं और सभी लोग खुश होकर अपने अपने काम की बातें करने लगते हैं और उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। तब नोएल कहती है, ये तो बहुत कम पेमेंट है। तो आस्था कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतने में तो हम और फिर 10 महीने का राशन ले आते हैं। वहां का तो खाना भी बेकार होता है। सिस्टर लिली जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी होता है। तब नोएल कहती है, अगर वो कौन है? तो आस्था कहता है, ये वो ब्यूटीफुल लेडी है जिससे मैं एक दिन शादी करना चाहता हूं। नोएल कहती है, पर सिस्टर कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। आस्था कहता है, मैं किसी तरह से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दूंगा। तब वेनेसा पूछती है, तो अब तुम इस मनी का क्या करने वाले हो? तब आस्था कहता है, मैं इस मनी को अपने विलेज के चर्च में भेज दूंगा। तब नोएल कहती है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या तुम भी अपनी मनी घर भेज रहे हो? तो मैग्ना कहता है, हाँ बिल्कुल, जो मेरे पास अब की अमाउंट का 100 टाइम्स होगा। तो वेनेसा कहती है, तो मैं खुद के लिए भी कुछ रखना चाहिए। तो आस्था कहता है, पर मैं इसे इस्तेमाल कहां करूंगा? तब वेनेसा उन्हें शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं आस्था अपने घर वालों के लिए लेटर लिख रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि कैसे ये सभी लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। और यहां हम देखते हैं, तब आस्था कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं अगले महीने तक विजार्ड किंग भी बन जाऊं। तो आप प्लीज मुझसे शादी कर लेना। और अब मैं आपके लिए अपनी पेमेंट भेज रहा हूं। आस्था लेटर लिखने की बात कहता है सिस्टर लिली को, तो इसे पढ़कर रो ही देगी। और विजार्ड किंग के कैसल को देखकर सोचता है, तो ये है विजार्ड किंग का कैसल। पता नहीं विजार्ड किंग असलियत में कैसे होंगे। और तब हम देखते हैं अगले दिन वेनेसा उन दोनों को शॉपिंग करने ले जाती है। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था नोएल को पगडीडीहने लगता है, नोएल उसे धक्का मारकर नीचे फेंक देती है। और तब हमें बताया जाता है जहां वेनेसा उन्हें लेकर जा रही होती है वो जगह आम रास्तों में होती है जहां पर आमर्स रहते हैं। और तब आस्था अपने कंपटीशन के दिन को याद कर रहा होता है और सोचता है, कितना मजा आएगा अगर चर्च के सारे लोग यहां होते। और तब हम यहां देखते हैं गॉश्ट अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और तब हम यहां देखते हैं फिनरल एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, पर वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और यहां हम देखते हैं आस्था बहुत एक्साइटेड होता है। और यहां कुछ लोग ब्लैक बुल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वेनेसा शॉपिंग करके उन दोनों को ब्लैक मार्केट ले जाती है और कहती है कि ये जगह थोड़ी डेंजरस है और यहां पर बहुत अमेजिंग मैजिक आइटम्स मिलती हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपना मैजिक कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद तुम्हें यहां कोई ऐसी मैजिक आइटम मिले जो कि तुम्हारी मदद कर सके। और क्या पता यहां पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपने मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाओ। और यहां हम देखते हैं मैग्ना अपने पैसों को बढ़ाने के लिए वहां गैम्बलिंग करने आया होता है। और तब हम यहां देखते हैं सेकंड ही गैम्बलिंग में हार कर वापस जा रहा होता है और कहता है, एक मैजिक नाइट को एक मामूली से चोर को पकड़ना पड़ रहा है। ये कितना बेकार काम है। मुझे तो लगा था ग्रीनेस्ट में आकर मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा, पर यह मैजिक नाइट स्क्वाड भी कितनी बेकार है। आखिरकार एक इंसेक्ट कौन बनना चाहता है? और जब वो लोग मिशन पर जाते हैं तो वो मुझे चार की तरह यूज करते हैं। और तब हम देखते हैं नोएल जैसे ही एक मैजिक आइटम को पहनकर अपना मैजिक यूज करने लगती है, उसका मैजिक आस्था से जाकर टकरा जाता है। तब सेक उनके सामने अपना इंप्रेशन बनाने लगता है और नोएल उसका मजाक उड़ाती है। और तब हम देखते हैं आस्था कुछ बेकार सा खरीदकर वहां आ जाता है और एक्साइटेड होने लगता है, जिसे देखकर सेक के बहुत शौक हो जाता है। तब सेक सोचता है, ये दोनों ब्यूटीफुल विमेन्स इसके साथ हैं। अब तो मुझे इससे जलन हो रही है और मेरा ग्रीन मंटिस में आना भी इसकी ही गलती है और अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। और तभी हम देखते हैं एक चोर एक बुजुर्ग औरत का सामान लेकर भाग जाता है और आस्था भी उसके पीछे भागने लगता है। तब सेक कहता है, आस्था, मैं तुम्हें पूरा शो नहीं लेने दूंगा, मैं अभी आ रहा हूं। और वो भी अपना मैजिक यूज करके आस्था के पीछे पीछे चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो चोर क्लाउड के ऊपर बैठकर भाग रहा होता है, पर आस्था भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब वो चोर कहता है,
आखिरकार ये मुझ तक पहुंच ही गया है। मैं तो उड़ रहा हूं पर ये तो बस दौड़ रहा है। मैं इसे कब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं इसके बादल का कुछ नहीं कर देता। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार को उसके क्लाउड की ओर फेंकता है। इससे उसका मैजिक टूट जाता है और वो चोर नीचे गिर जाता है। आस्था जैसे ही उसे पकड़ने जाता है, वो चोर आस्था पर हमला करने लगता है। वो चोर वहां से भाग निकलता है, लेकिन सेक उसे नीचे गिरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तब वो चोर सेक को चाकू मारकर कहता है, मुझे ये हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अगर मैं पड़ा जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब सेक के सोचता है, क्या मैं इसे जलन की वजह से करने वाला हूं? चाहे मैं इसे जितना मर्जी नफरत करता हूं, पर मुझे इसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। और आस्था से कहता है, तुम ही हो जिसने मुझे हराया था, तो तुम्हें अब हम दोनों के लिए जीना होगा। तुम्हें मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। और वह अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। अब आस्था उसके एक थप्पड़ मार के कहता है, तू इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मैं अपना सपना खुद पूरा करूंगा। वेनेसा कहती है, इस पॉइजन से तुम मरने नहीं वाले और तुम्हें इस दवाई से अभी ठीक हो जाना चाहिए। और वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। और तब बाकी सभी लोग उस बुजुर्ग औरत को उसका सामान वापस दे देते हैं। तब वो बुजुर्ग औरत कहती है, एक स्वॉर्ड जो किसी भी मैजिक को काट सकती है, मैंने अपनी जिंदगी में इसे पहली बार देखा है। और तभी वो बुजुर्ग औरत एक और रूप में बदल जाती है। वो असल में एक आदमी होता है। और वो कहता है, जो अभी न्यू है तो सच में अपने लिए कुछ अलग ही चुना है। और तभी एक और आदमी उसके सामने आता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विजार्ड किंग है। और वो शहर में नए नए मैजिक ढूंढ रहा है। तब मार्क्स कहता है, पर आपको यह करना शोभा नहीं देता। तो विजार्ड किंग कहते हैं, अलग अलग मैजिक देखना बहुत मजेदार काम है, तो तुम अब शांत रहो। और तब विजार्ड किंग यूनो को देखकर एक्साइटमेंट में उसके पीछे चले जाते हैं। और तब हमें क्लॉज बताता है, इस बार गोल्डन डॉन में दो नए चेहरे आए हैं। पहला है यूनो और दूसरी है मिमोसा, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और हमारा पहला मिशन है सलीम डी हैप्स को प्रोटेक्शन देकर सही सलामत उसके घर पहुंचाना। तब क्लॉज पूछता है, हम एक नोबेल के बेटे को हार्ट किंगडम क्यों लेकर जा रहे हैं? मैंने इसके बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही सुनी हैं कि ये पैसों के दम पर अपना रौब दिखाता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, इसी वजह से हमें अपने बच्चों की चिंता है, पर उसके पास भी तो बहुत ताकतवर जादूगर हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, शायद उन्हें लगा कि एक मैजिक नाइट का होना ज्यादा सुरक्षित है। ये नोबेल हर साल मैजिक नाइट्स में बहुत सारा डोनेशन देता है, जिसकी वजह से हम इसे मना नहीं कर सकते। तो हमें वह सहायता करनी होगी जिससे क्लोवर किंगडम को फायदा हो। और न्यू रिक्रूट्स को भी साथ ले जाओ और उनका ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार वो व्यक्ति घायल हो गया था जिसकी वजह से वो मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो आखिरकार इसने यूनो को अपना बॉडीगार्ड क्यों चुना? और तब सलीम यूनो को बुलाकर कहता है, आखिर तुम इतने खड़ूस मूड में क्यों हो? मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड इसलिए चुना क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तुम विजार्ड किंग बनना चाहते हो ना? तो यूनो कहता है, तुम्हें कैसे पता? तब सलीम कहता है, सभी कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा किया था। तुम किसी भी स्क्वाड में जा सकते थे और तुमने गोल्डन डॉन चुना। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा एम्बिशन बहुत बड़ा है और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम बहुत जल्द चारों तरफ गूंजेगा। और मुझे यकीन है तुम विजार्ड किंग जरूर बनोगे। तो अब हमारे पास हार्ट किंगडम पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम है, तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। वह अपने बारे में बताने लगता है। तब क्लॉज सोचता है, यहां कितनी शांति है, पर मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, तो इन्होंने बॉडीगार्ड क्यों मांगे? और वो भी इन तीन। अगर इन्हें इतना ही खतरा था तो इन्हें और भी ज्यादा क्वांटिटी में बॉडीगार्ड चुनने चाहिए थे। और तभी वहां काले बादल आ जाते हैं। क्लॉज उन्हें चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है और तब हम देखते हैं कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं यूनो उनके साथ लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, पर वो गिरते हुए भी उन लोगों को हरा देता है और वापस अपने झाड़ू पर खड़ा हो जाता है। तभी क्लॉज सोचता है, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सलीम के पीछे आए हैं।
और तब सलीम यूनो की तारीफ करने लगता है और उसके विलेज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। तब क्लॉज कहता है, इसमें बहुत खतरा है। अगर उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तब सलीम कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पीछे कोई भी आए, तुम तीनों उसे हरा ही दोगे। और वैसे भी मुझे यकीन है कि यूनो भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा। और तब सलीम विचार्ड किंग और उसके कल को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। और तब वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं और सिस्टर कहती हैं, तुम तो पहले से भी ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, तो फिर तुम आज यहां क्या करने आए हो? तो यूनो कहता है, हम बस एक मिशन पर जा रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए यहां रुक रहे हैं। और तब क्लॉज अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो सिस्टर लिली कहती हैं, मैंने आपके बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा था। तब क्लॉज कहता है, आखिरकार तुम मेरे बारे में उन लेटर्स में लिख के आ रही थी? यूनो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। और तब मिमोसा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब सिस्टर लिली कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा है। फिर भी यूनो कोई जवाब नहीं देता। और तब सलीम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है, पर सिस्टर लिली उसे अपने करीब आते देखकर अपने मैजिक से उड़ा देती है। और तब फादर और बच्चे भी यूनो को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब बच्चे आस्था के बारे में पूछने लगते हैं। फादर पूछते हैं, क्या तुम आज रात रुक रहे हो? पर क्लॉज मना कर देता है और सलीम थोड़ी देर के लिए वहां रुकने की जिद करने लगता है। और तब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और मिमोसा क्लॉज की मसल्स की तारीफ कर रही होती है, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं। और तब क्लॉज कहता है, आखिरकार मैं इस जगह पर वापस आ गया। हेलो एनिमे लवर्स, यह ब्लैक क्लोवर का थर्ड पार्ट है। इस एपिसोड में क्लॉज चिढ़ जाता है क्योंकि उसे यह बर्दाश्त नहीं कि एक नोबल होते हुए उसे इतनी गिरी हुई विलेज में रहना पड़ रहा है। वो सब चर्च में एंटर करते हैं, जहां लिली एक आलू वाली डिनर की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही सब हेज के बेस्ट आलू डिशेस पे डाइनिंग शुरू करते हैं, यूनो को लिली से पता चलता है कि वो और आस्था दोनों ही पैसे वापस भेज रहे हैं। लेकिन उसकी इरिटेशन तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि आस्था उससे ज्यादा पैसे भेज रहा है। इस पर वो लिली से वादा करता है कि अगले महीने वो अपनी पूरी सैलरी भेजेगा। जब सोलम पानी मांगता है तो लिली नजदीकी कुएं से पानी लाने बाहर जाती है। उससे पहले सोलम अपनी क्लोक लिली के ऊपर डाल देता है, ये कहकर कि बाहर ठंड है। और तभी यूनो को बाहर कुछ स्ट्रगल की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत भागकर बाहर जाता है और देखता है कि लिली को किसी ने किडनैप कर लिया है, मोस्ट लाइकली बाय बैंडिट्स। क्लॉज तुरंत ऑर्डर्स देता है कि वो मिमोसा और सालिम तुरंत विलेज छोड़ दें, लेकिन यूनो उनकी बात इग्नोर करके अकेले ही लिली को ढूंढने निकल पड़ता है। वो 1 बाय 1 सारे बैंडिट्स को हराता है जब तक कि वो लिली को एक जायंट डीमन की स्कल के नीचे नहीं ढूंढ लेता। बैंडिट का लीडर यूनो को थ्रेटन करता है कि अगर उसने अपना ग्रिमोर सरेंडर नहीं किया तो वो लिली का फेस जला देगा। यूनो स्मार्टली पीछे हटने का एक्टिंग करता है, लेकिन तभी क्लॉस अचानक सीन में एंटर करता है और अपनी मैजिक स्पीयर से सीधा बैंडिट के सिर पर वार करता है। क्लॉस एक्सप्लेन्स करता है कि मिमोसा की मैजिक ट्रूथ फ्लावर से उन्हें सालिम के रियल इंटेंशंस का पता चल गया था। सालिम ने खुद यूनो से एस्कॉर्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी ताकि वो उसे ट्रैप करके बदला ले सके। क्लॉस कहता है कि वो यूनो की डिसोबीडियंस को फिलहाल ओवरलुक कर देगा क्योंकि रियल कल्प्रिट सालिम था। वो यूनो की तारीफ करता है, लेकिन ये भी बोल देता है कि अभी भी उसने उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर वो सालिम और उसके मेन को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सालिम फिर से यूनो पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। तभी लिली अपनी वाटर मैजिक यूज करके उसे बहा देती है, जिससे क्लॉस मजाक में कहता है कि शायद लिली को भी मैजिक नाइट्स में रिक्रूट कर लेना चाहिए। उसी टाइम पर लास्ट बचा हुआ बैंडिट भी जूलियस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो सीक्रेटली यूनो का पीछा कर रहा था। और फिर उसका एडवाइजर मार्क्स उसे जोर से डांटता है और तुरंत वापस काम पर बुला लेता है। जब यूनो, मिमोसा और क्लॉस वापस गोल्डन डॉन के बेस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें भी एम्परर की तरफ से एक स्टार मिला है। जब वो वंडर करते हैं कि इतनी सिंपल सी मिशन के लिए स्टार कैसे मिल गया, तब विलियम एक्सप्लेन करता है कि जब सालिम को पकड़ा गया तो उसने अपने फादर के खिलाफ कई करप्शन चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए।
दूसरी तरफ ब्लैक बुल्स के बेस में सभी लोग उस एंटी बर्ड का नाम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमेशा आस्था के आसपास मंडराता है। और फाइनली वो लक के सजेशन पर उसका नाम नीरो रख देते हैं। तभी यामी एंटर करता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि खुद विजार्ड किंग ने आस्था को एक नजदीकी डंजन एक्सप्लोर करने के लिए चुना है। आस्था सुपर पंप्ड हो जाता है ये सुनकर कि उसे पर्सनली चुना गया है। यामी उसे बोलता है कि नोल और लक भी उसके साथ स्क्वाड लीडर के रूप में जाएंगे। फ्यूनरल अपनी स्पेस मैजिक से उन्हें पोर्टल के जरिए उस डंजन के पास भेजता है। अंदर एक्सप्लोर करते वक्त लक को अपनी मैजिक सेंस से एक पावरफुल एनिमी का पता चलता है और वो तुरंत अपने थंडर बूट्स यूज करके अकेले ही उसकी तरफ भाग जाता है, बाकी दोनों को पीछे छोड़ते हुए। आस्था और नोल टोटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब अकेले क्या करें। नोल थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो अकेले आस्था के साथ है, तो वो जल्दी जल्दी उस रूम से निकलने लगती है, लेकिन तभी एक जायंट मैन ईटिंग प्लांट उसे पकड़ लेता है। आस्था उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसी के वाइन्स में फंस जाता है और दोनों को मॉन्स्टर अपने मुंह में खींचने लगता है। तभी अचानक कुछ मैजिकल नीडल्स उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और दोनों को फ्री करा देते हैं। दोनों देखते हैं कि सामने यूनो खड़ा है मिमोसा और क्लॉस के साथ। यूनो हंसते हुए कहता है कि अब उसने आस्था का पुराना फेवर फाइनली चुका दिया है। जैसे ही दोनों ग्रुप्स आपस में मिलते हैं, इंट्रोडक्शंस होते हैं, लेकिन क्लॉस आस्था की लाउड और केयर फ्री एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है। दूसरी तरफ नोल थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है जब उसकी कजन मिमोसा अपने टिपिकल रॉयल मैनर्स में बिहेव करती है। क्लॉस पूछता है कि ब्लैक बुल्स का तीसरा मेंबर यानी लक कहाँ है, लेकिन आस्था और नोल दोनों एडमिट नहीं कर पाते कि लक उन्हें लीव करके चला गया था। क्लॉस ब्लैक बुल्स को इनकॉम्पिटेंट कहकर इंसल्ट करता है, जिस पर आस्था नाराज होकर डिक्लेयर करता है कि वही सबसे पहले इस डंजन को कॉन्कर करेगा। दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और यूनो और बाकी सब हंसी रोक नहीं पाते क्योंकि क्लॉस आस्था की एनर्जी में बह गया था। जैसे ही गोल्डन डॉन की टीम आगे बढ़ती है, ब्लैक बुल्स पीछे पीछे उन्हें फॉलो करते हैं। आस्था और यूनो दोनों ही अंदर सोच रहे होते हैं, देखते हैं कौन पहले ट्रेजर रूम तक पहुंचता है। दूसरी तरफ किंग जूलियस को रिपोर्ट मिलती है कि डंजन की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से चल रही है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी आती है। डायमंड किंगडम ने भी अपना एक बैटल मेज भेजा है जिसका नाम है लोटस ऑफ द अबिस। जूलियस को लगता है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच लक पहले ही डायमंड किंगडम की पूरी रेजिमेंट को डिफीट कर चुका होता है और अब वो लोटस से लड़ने के लिए एक्साइटेड होता है। लोटस एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन लक उसे ईजिली कैच कर लेता है। लोटस के पास स्मोक मैजिक होता है और वो धीरे धीरे लक को वीक कर देता है बिना उसके नोटिस किए। उधर गोल्डन डॉन की टीम सबसे पहले ट्रेजर डोर तक पहुंचती है, लेकिन तभी मिमोसा पर क्रिस्टल शार्ड्स का सरप्राइज अटैक होता है और वो घायल हो जाती है। क्लाउस और यूनो देखते हैं कि उनका अटैकर है एक मिस्टीरियस व्हाइट हेयर डायमंड किंगडम का मेज, जो उन्हें मूव करने के लिए कहता है। उसी वक्त लक अपनी वीकेंड हालत से फाइट बैक करता है और बैटल के थ्रिल में और भी ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है। वो अपनी लाइटनिंग मैजिक पूरी पावर में यूज करता है और लोटस को पुश करता है। लक पूरे जोश में लोटस से फाइट कर रहा होता है, लेकिन लोटस काफी कैलकुलेटिव निकला। वो लगातार एक स्पेशल स्मोक स्पेल यूज कर रहा था जो लक की बॉडी को धीरे धीरे वीकन कर रहा था, और वो भी बिना दिखे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में था, उसकी माँ उसे उसके ट्विस्टेड बिहेवियर की वजह से बुरा भला कहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मैजिक से एक नोबल को हरा दिया, उसकी माँ अचानक उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा, अब तो तुझे हमेशा जीतते रहना है। प्रेजेंट में वापस आते हैं लक एक जबरदस्त विशस रश करता है, लेकिन लोटस उसे रोक लेता है एक दमदार सॉलिडिफाइड स्मोक से। हालांकि इससे उसका काफी सारा मैजिक खर्च हो जाता है, लेकिन भाई साहब, ये ट्रेड तो सॉलिड निकलता है क्योंकि लक की पावर धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलती जा रही होती है। उधर मिमोसा अपने हीलिंग स्पेल क्रेडल ऑफ हीलिंग से खुद को रिकवर करती है, जबकि क्लॉस और यूनो उस मिस्टीरियस अटैकर का सामना करते हैं। इस पर क्लॉस यूनो को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो ट्रेजर रूम की तरफ भाग जाए क्योंकि वो लोग इस लड़ाई में क्लियरली आउटमैच्ड हैं।
दूसरी तरफ आस्था, नोल और नैरो डंजन एक्सप्लोर करते करते एक एरिया में पहुंचते हैं जहां नोल को बहुत डेंस और इंटेंस माना फील होती है। वो समझ जाती है कि ये लक की मैजिक प्रेजेंस है। आस्था कहता है कि चलो उसे हेल्प करते हैं, लेकिन नोल लॉजिकली समझाती है कि मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायमंड किंगडम ने ट्रेजर रूम तक पहले पहुंच गए तो सब वेस्ट हो जाएगा। इसी बीच क्लॉस की हालत भी खराब होती जा रही थी और लक ऑलमोस्ट हारने के कगार पर होता है। तभी यूनो और आस्था अपने अपने टीममेट्स को बचाने टाइमली एंट्री मारते हैं। दोनों को अपनी बचपन की बात याद आती है कि वो अपने दोस्तों को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। लक इनिशियली रिफ्यूज करता है मदद लेने से और सोलो ही लोटस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था उसे रिमाइंड करता है कि वो अब अकेला नहीं है। अब उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकता है। लोटस अब सीरियस हो जाता है और एक डेडली स्मोक वॉर्टेक्स समन करता है जो पूरी ब्लैक बुल्स टीम को ट्रैप कर देता है। लक अंदाजा लगाता है कि लोटस इस स्मोक से उनकी मैजिक सेंस ट्रैक कर रहा है, तो वो अपनी लाइटनिंग मैजिक से लोटस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करता है और जैसे ही वो स्पॉट पर पहुंचता है, आस्था उसे हवा में स्लाइस करके वॉल से टकरा देता है। उसी टाइम पर यूनो अपने विंड ब्लेड्स और एक विंड ईगल समन करके दूसरे डायमंड मेज से फाइट करता है। क्लॉस इनिशियली इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन जैसे ही यूनो डिफीट होने लगता है, उसे रियलाइज होता है कि उनमें और उनके एनिमी में अभी भी बहुत बड़ा गैप है। लोटस इंजरीज की वजह से रिट्रीट कर जाता है और बाकी लोग ट्रेजर रूम की तरफ मूव करते हैं। नोल इस बात से इरिटेट होती है कि यही काम पहले करना था। अब जाकर सब याद आया। जैसे ही सब ट्रेजर रूम के पास पहुंचते हैं, लक की सेंसरी मैजिक सडनली अलर्ट हो जाती है और वो बताता है कि कोई बहुत ही पावरफुल एनिमी पास में है। लोटस के डिफीट के बाद डायमंड किंगडम की तरफ से आता है मार्स, एक स्पेशली डिजाइन बैटल मेज, जिसे उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से एक माना जाता है। मार्स के आते ही यूनो उस पर हमला करता है, लेकिन उसके विंड बेस्ड अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि मार्स की बॉडी मिनरलाइज्ड होती है, जैसे पत्थर से बनी हो। मार्स उसे बार बार कहता है कि गिव अप कर दो, लेकिन यूनो इजीली हार मानने वालों में नहीं है। मार्स एक मैसिव सोर्ड समन करके यूनो पर गिरा देता है, लेकिन तभी आस्था ड्रामेटिक एंट्री मारता है और अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उस जायंट सोर्ड को क्लीनली 2 टुकड़ों में काट देता है। आस्था थोड़ी सी हल्की लड़ाई के बाद मार्स को पुश करने लगता है, जिससे क्लॉस शॉक्ड रह जाता है। एक पेजेंट, वो भी बिना मैजिक के, इतने पावरफुल मेज को डोमिनेट कर रहा है। जैसे ही मार्स डायमंड क्लोन समन करता है, लक और नोएल भी सपोर्ट के लिए पहुंच जाते हैं। आस्था रिलेंटलेस अटैक्स करता है और मार्स के हर अटैक को स्मैश कर देता है। क्लॉस डिसबिलीफ में होता है, लेकिन नोएल कामली एक्सप्लेन करती है कि आस्था की पावर है मैजिक निगेशन। उसकी सोर्ड्स किसी भी मैजिक को कैंसिल कर देती हैं। क्लॉस सोचता है कि शायद आस्था जस्ट लकी है जो उसे ऐसी पावर मिली, लेकिन नोएल उसे कहती है कि बस चुप रहो और देखो। तभी मार्स एक डायमंड जायंट समन करता है और आस्था उसके नीचे दब जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, सब उसकी मस्कुलर बॉडी देख के शॉक्ड हो जाते हैं। मार्स उसे इनसिग्निफिकेंट पेबल कहता है, लेकिन आस्था रिटॉर्ट करता है, आई एम द पेबल दैट शैटर्स डायमंड्स, और एक मैसिव जंप मारकर उस जायंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्स के जायंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद आस्था अपनी सोर्ड विक्ट्री में ऊपर उठा देता है। क्लॉस मार्स को अपने स्टील मैजिक से बाइंड करता है और उसका ग्रिमवार कॉन्फिस्केट कर लेता है। आस्था थोड़ा अनश्योर होता है कि क्या ये काफी था, लेकिन क्लॉस उसे रीअश्योर करता है कि अभी के लिए इतना इनफ है। आस्था और यूनो मिलकर एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं जो ट्रेजर रूम की ओर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें गोल्ड, ट्रेजर्स और मैजिकल आर्टिफैक्ट से भरा हुआ एक मैसिव रूम मिलता है। यूनो एक एंशिएंट स्क्रोल की तरफ खींचता है और जैसे ही वो उसे खोलता है, एक स्ट्रेंज लाइट निकलती है और स्क्रोल के सारे वर्ड्स गायब हो जाते हैं। क्लॉस घबराकर कहता है कि उसे वापस रख दो, लेकिन तब तक लाइट यूनो के ग्रिमवार में अब्सॉर्ब हो चुकी होती है। उधर नैरो आस्था को एक हिडन बटन की ओर ले जाता है। जैसे ही आस्था उसे प्रेस करने वाला होता है, लक की सेंसरी मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और वो सभी को चिल्लाकर नीचे झुकने को कहता है। तभी मार्स का ग्रिमवार हवा में उड़कर वापस उसके पास चला जाता है।
वो पूरी तरह हील्ड हो चुका होता है और अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। मार्स डायमंड मैजिक से पूरे रूम को बाइंड कर लेता है। क्लॉस, लक और यूनो तीनों ही ट्रैप हो जाते हैं। क्लॉस शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मार्स ने उसकी एंटी मैजिक रिस्ट्रेंट्स तोड़ दी थी। लेकिन असली शॉक तब आता है जब वो मार्स को फायर रिकवरी मैजिक यूज करते देखता है, जो कि थियोरेटिकली इम्पॉसिबल होता है क्योंकि एक मेज सिर्फ अपनी प्राइमरी एलिमेंट की मैजिक ही यूज कर सकता है। मार्स आक्रामक हो जाता है और नोएल को सीधे टारगेट करता है। वो उसे मॉर्टली वूंड कर देता है और आस्था चीख उठता है। मिमोसा तुरंत नोएल को हील करने की कोशिश करती है। जब मिमोसा नोएल के जख्मों का इलाज कर रही होती है, तभी अस्ता भागता है मार्स से लड़ने के लिए। लेकिन इस बार मार्स को अस्ता की पावर्स का पूरा पता है, तो वो सीधा ब्रूट फोर्स की जगह स्पीड से काम लेता है और इतनी तेजी से हमला करता है कि अस्ता को दीवार फाड़ के सीधा दूसरी साइड भेज देता है। अनकॉन्शियस पड़ा हुआ आस्था जब उठता है तो नेरो उसे एक छोटी हल्की सोर्ड की ओर ले जाता है। जैसे ही आस्था उसे उठाता है, उसे पता चलता है कि इसमें भी एंटी मैजिक पावर है, लेकिन ये सोर्ड इतनी लाइट है कि वो उससे रैपिड अटैक्स कर सकता है। नोएल होश में आती है और आस्था को इंकरेज करती है। यू आर द फर्स्ट पेजेंट आई एवर एक्नॉलेज्ड। आस्था की नई सोर्ड ब्लू ग्लो करने लगती है और वो मार्स पर एक वाटर इन्फ्यूज्ड एंटी मैजिक स्लैश करता है, जिससे उसकी फायर रिकवरी मैजिक निगेट हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन आस्था खुद इस प्रोसेस में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। मिमोसा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे चिंता होती है कि उसकी हीलिंग मैजिक शायद काफी ना हो। वहीं बेहोश मार्स अपने डायमंड किंगडम के एक्सपेरिमेंटल लैब वाले समय को याद करता है, जहां उसे अपनी इकलौती दोस्त फौना को मारने के लिए मजबूर किया गया था। उस मजबूर बैटल रॉयल में बचने वाला वो अकेला था और इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने उसके अंदर मैजिक स्टोन्स और फौना की फायर मैजिक को जबरदस्ती इम्प्लांट कर दिया। फिर मार्स को होश आता है और आस्था के लिए गुस्से में पागल होकर वो एक फेटल ब्लो मारने की तैयारी करता है। लेकिन तभी यूनो अपनी मैजिक से खुद को फ्री करता है और अचानक उसका 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर खुद एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आसपास का टाइम फ्रीज हो जाता है। उसी वक्त एक छोटी सी परी की फेरी प्रकट होती है, जो ऐसा पावरफुल मैजिक अनलीश करती है कि मार्स को एक ही झटके में हरा देती है और टाइम फिर से नॉर्मल फ्लो में आ जाता है। यूनो समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ, लेकिन वो देखता है कि वो स्क्रोल जो उसने पहले ट्रेजर रूम में पढ़ा था, उसके ग्रिमोयर पर खुद ब खुद लिख गया है। और वहीं दूसरी तरफ आस्था का ग्रिमोयर भी उस तलवार को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे उसने उठाया था। क्लाउस कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब मार्स पूरी तरह से हार चुका है, लेकिन तभी डंजन चारों तरफ से कोलैप्स होने लगता है। यूनो अपनी विंड मैजिक से सभी को कैरी करता है, लेकिन आस्था इंसिस्ट करता है कि वो मार्स को भी बचाना चाहता है, क्योंकि उनका मकसद डंजन को जीतना था, किसी को मारना नहीं। लेकिन स्ट्रक्चर इतना अनस्टेबल हो चुका होता है कि वो मार्स को रेस्क्यू नहीं कर पाते। लक अपनी सेंसरी पावर्स से रास्ता डिटेक्ट करता है। सारे लोग किसी तरह डंजन से जिंदा बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बीच लोटस, जो पूरे समय उन्हें सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, वो मार्स को बचा लेता है और साथ ही बहुत सारा खजाना भी ले जाता है। मार्स, जो अब थोड़ी ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप कर चुका है, उसे फौना की वो आखिरी बात याद आती है कि उसे बाहर की दुनिया जरूर देखनी चाहिए। वो अब लोटस को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। दूसरी तरफ आस्था एक पूरे हफ्ते की नींद के बाद आखिरकार जागता है और क्लाउस उसे गले लगाकर माफी मांगता है, क्योंकि पहले वो उसे लाइटली लेता था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि आस्था वाकई क्लोवर किंगडम का एक शानदार मैजिक नाइट बन चुका है। फिर आस्था और यूनो को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां उन्हें मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट देने जाना होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से क्लाउस, मिमोसा और नोएल से होती है, जो उसी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। मिमोसा आस्था को देखकर थोड़ी ब्लश करने लगती है, क्योंकि डंजन में साथ बिताया गया समय उसे याद आ जाता है, जबकि नोएल खुद के कंफ्यूजिंग इमोशंस से उलझी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे आस्था के लिए कुछ फील हो रहा है या नहीं। फिर वो सब जूलियस के सामने पेश होते हैं, जो खुद बाहर आकर उनका स्वागत करता है। ये आस्था और यूनो की पहली बार जूलियस से डायरेक्ट मुलाकात होती है।
जूलियस यूनो की नई मैजिक को देखकर हैरान रह जाता है Spicy meat. Yeah, boy. और उसे बताता है कि उसके ग्रिमोर में जो स्पिरिट है उसका नाम सिल्फ है, 4 महान स्पिरिट्स में से एक। आस्टा की एंटी मैजिक एबिलिटीज भी उसे काफी दिलचस्प लगती हैं और वो इंटरनली मानता है कि आस्ता की तलवार बहुत ज्यादा मैजिक अब्सॉर्ब कर सकती है। जब आस्ता और यूनो उससे पूछते हैं कि विजर्ड किंग कैसे बना जाता है, जूलियस सिंपली कहता है मेरिट, यानी जो लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करके लोगों का सम्मान जीतते हैं वही विजर्ड किंग बनते हैं। जूलियस उन्हें एक प्रमोशन सेरेमनी में इनवाइट करता है जहां उन मैजिक नाइट्स को प्रमोशन दी जाती है जिन्होंने काफी सारे स्टार्स अर्न किए हैं। सेरेमनी में सिल्वर सिबलिंग्स, नोजल, सॉलिड और नेब्रा और कुछ और नोटेबल मैजिक नाइट्स जैसे लियोपोल्ड, इलेक्ट्रा और कुछ मैजिक नाइट कैप्टन्स भी मौजूद होते हैं। जूलियस फॉर्मल सेरेमनी के बाद एक रिसेप्शन की अनाउंसमेंट करता है जिसमें आस्ता, यूनो, क्लाउस, नोएल और मिमोसा भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, नोबल्स आस्था की प्रेजेंस को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं, खासकर उसकी रफ और लाउड बिहेवियर की वजह से। नोएल के ओन सिबलिंग्स भी उसे पब्लिकली इंसल्ट करते हैं, उसे फैमिली की नाक कटवाने वाली फेलियर बुलाते हैं। ये सब सुनकर आस्था गुस्से में आ जाता है और नोबल्स को ओपनली क्रिटिसाइज करता है, जबकि पहले वो उन्हें एडमायर करता था। सॉलिड उसे शट करने के लिए पानी से बना हुआ स्नेक अटैक करता है, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उसे कट करके वापस उस पर ही फेंक देता है। इलेक्ट्रा उसे अपने सैंड मैजिक से रोकता है, लेकिन आस्था फिर से एस्केप कर जाता है और डिक्लेयर करता है कि एक दिन वो विजर्ड किंग बनेगा और सबको गलत साबित करेगा। आस्था की इस बोल्ड डिक्लेरेशन से वहां सब नोबल्स शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन नोजेल, जो नोएल का बड़ा भाई है और सिल्वर ईगल्स का कैप्टन भी है, अपनी इमेंस मैजिकल प्रेशर से पूरे हॉल को फ्रीज कर देता है और सॉलिड को चुप कराने के लिए कहता है ताकि वो अपनी फैमिली की ओर इंसल्ट ना करे। उसी मोमेंट लियोपोल्ड, जो मिमोसा का कजन है, आस्था की बोल्डनेस से इतना इम्प्रेस्ड होता है कि वो तुरंत उसे अपना राइवल डिक्लेयर कर देता है और उसे आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है। ये सब देखकर नोजेल फुएगो लेऑन की तरफ मुड़ता है और सार्कास्टिकली कहता है कि क्या अब नोबल्स भी पेजेंट्स को राइवल्स मानने लगे हैं। तभी एक मैजिक नाइट हॉल में घुसकर न्यूज देता है कि कैपिटल पर हमला हो रहा है और एक पागल सा सफेद बालों वाला आदमी अनडेड की पूरी आर्मी लेकर सिटी पर हमला कर रहा है। इलेक्ट्रा तुरंत एक एडवांस 3D मॉडल बनाता है जिसमें पूरी सिटी और उसकी की एरियाज शो होती हैं, ताकि वो सब स्क्वाड्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिप्लॉय कर सके। लेकिन आस्था टिपिकल आस्था की तरह इंस्ट्रक्शंस सुने बिना ही चिल्लाता है कि वो वहां जाएगा जहां सबसे ज्यादा शोर हो रहा होगा, और लियोपोल्ड एक्साइटेड होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाकी स्क्वाड्स को इलेक्ट्रा डिवाइड कर देता है, नोजेल और उसके सिबलिंग्स को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भेजता है, शार्लोट और उसके ब्लू रोज नाइट्स को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, यूनो, मिमोसा और इलेक्ट्रा खुद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। क्लाउस और कुछ और मेंबर्स को वेस्ट भेजा जाता है और खुद इलेक्ट्रा नोएल को लेकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जाता है आस्था और लियोपोल्ड को ढूंढने के लिए। उधर एक छोटी सी लड़की अनडेड से घिरी हुई होती है और उस पागल आदमी की निगाहें उस पर होती हैं जो डिक्लेयर करता है कि वो क्लोवर किंगडम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी आस्था हीरो जैसी एंट्री मारता है और अपने एंटी मैजिक सोर्ड से एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सभी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किए गए मैजिक नाइट ज़ॉम्बीज की मैसिव क्वांटिटी देखकर डिसाइड करते हैं कि अब कोई दया नहीं, बस पूरा जोर लगाकर मारो। सारे मैजिक नाइट्स फुल पावर में फाइट करते हैं और पूरा क्राउड उनके इस यूनिटी और स्ट्रेंथ को देखकर चीयर करता है, वापस उस पागल आदमी की तरफ जो आस्था से लड़ रहा होता है। वो रियलाइज करता है कि आस्था का एंटी मैजिक उसकी एंटायर नेक्रोमांसर टेक्निक के लिए खतरा है, क्योंकि उसकी अनडेड आर्मी सिर्फ मैजिक से कंट्रोल होती है और आस्था एक सिंपल स्लैश से सब कुछ वैनिश कर देता है। आस्था जब उससे पूछता है कि वो इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहा है, तो वो पागल हंसी हंसते हुए कहता है कि जो उसकी मैजिक को नहीं समझते वो सब पापी हैं और डिजर्व करते हैं मरना। वो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी समन करता है जिसका नाम जिमी होता है, जो कर्स्ड मैजिक के डेडली बोल्ट्स छोड़ता है। सिर्फ एक हल्की सी चोट भी मॉर्टल वूंड बन सकती है, कि उसे कहीं ज्यादा डेंजरस लगता है। वो कर्स्ड मैजिक के डेडली बोल्ट्स फेंकता है जिससे हल्की सी चोट भी जानलेवा बन जाती है। वो पागल आदमी अब उस छोटी लड़की को टारगेट करने लगता है और आस्था बुरी तरह से उसे बचाने की कोशिश करता है।
लेकिन वो जल्दी ही मैजिक बोल्ट्स की बौछार से थक जाता है। नोएल पहुंचती है, लेकिन उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाती है जब उसे अपने सिबलिंग्स के हार्श वर्ड्स याद आते हैं। फुएगोलेओन आता है, उसके सिर पर मारता है और उसे समझाता है कि कमजोर होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन कमजोर बने रहना गलत है। नई हिम्मत के साथ नोएल उस लड़की को अपनी मैजिक से बचाती है। उसी वक्त लियोपोल्ड भी आ जाता है और ज़ॉम्बीज को जलाकर राख कर देता है। वो आस्ता से कहता है कि आगे बढ़ो, और आस्ता अपनी 2 तलवारों को घुमाकर जिमी को टुकड़ों में काट देता है। अब जब वो कोने में आ चुका होता है, तो वो पागल आदमी एक और ज़ॉम्बी समन करता है जिसका नाम है एल्फ्रेड, जो आस्था पर लाइटनिंग बोल्ट फेंकता है। क्लोवर का राजा आरा तहारा अक्स्तस्केरा क्लोवर 13 सोचता है कि जूलियस यहां उसे बचाने क्यों नहीं आया। चार्मी गलती से कासल के किचन में पहुंचती है और देखती है कि एक शेफ शानदार डिश बना रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी कुकिंग टेस्ट कर सकती है, और शेफ उसकी अनयूजुअल प्रेजेंस महसूस करके मान जाता है। आस्था एल्फ्रेड की स्पीड से नहीं निपट पाता और वो पागल आदमी उसका मजाक उड़ाता है। फुएगोलेओन आता है और एल्फ्रेड को जलाकर राख कर देता है और आस्था से माफी मांगता है कि उसने उसकी फाइट में दखल दिया। वो आस्था से कहता है कि अगर तुम विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो अब हम राइवल्स हैं। आस्था फिर से लड़ने की कोशिश करता है और फुएगोलेओन उसकी स्पिरिट की तारीफ करता है, लेकिन उसे पीछे हटने को कहता है। फुएगोलेओन उस आदमी से उसका नाम और मकसद पूछता है। वो आखिरकार अपना नाम रेड्स बताता है और बताता है कि वो कभी मैजिक नाइट एग्जाम्स में टॉप पिक था। पर्पल ऑर्कस में शामिल होने के बाद उसे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी कॉर्प मैजिक को नापसंद किया गया। वो क्लोवर किंगडम से बदला लेना चाहता है, एक मोटिव जिसे फुएगोलियन बेकार और बचकाना कहता है। गुस्से में रेड्स अपना सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी समन करता है जिसका नाम है कार्ल, एक सुप्रीम डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन। शुरुआत में ऐसा लगता है कि फुएगोलियन हार रहा है, लेकिन वो शांति से कार्ल के डिफेंस में एक वीक पॉइंट पकड़ता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड फायर ब्लास्ट से उसे मार देता है। वो आस्था, लियोपोल्ड और नोएल को जोश में ले आता है और उन्हें समझाता है कि हर मैजिक में एक कमजोर बिंदु होता है। रेड्स के हारते ही शहर में बाकी सभी ज़ॉम्बीज और कॉर्प्सेस भी गिरने लगते हैं। मैजिक नाइट्स सोचते हैं कि इस हमले का असली मकसद क्या था, जबकि यूनो ये ठानता है कि अब उसे और ताकतवर बनना है। एक विच दूर से शहर के फिर से खड़े होने को देखती है और कहती है कि अभी जश्न मनाना जल्दी होगी। रेड्स और भी ज्यादा दबाव में आ जाता है जब उसका आखिरी ज़ॉम्बी भी नोएल और लियोपोल्ड द्वारा मारा जाता है। फुएगोलियन रेड्स को फायर क्लॉज से बांध देता है और उसका ग्रिमवार छीन लेता है। जब वो उसे खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक स्पेल है, रेजिंग अ कॉर्प्स। वो रेड्स को डांटता है कि उसने इतने पावरफुल मैजिक के बावजूद ये घटिया रास्ता क्यों चुना। रेड्स के कान में एक आवाज आती है जो कहती है कि तुम एक कैप्टन से लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो और अब प्लान को फॉलो करो। अचानक पूरे शहर में हर कैप्टन एक ब्लैक होल में गिर जाता है और कई किलोमीटर्स दूर फेंक दिए जाते हैं। कैथरीन नाम की विच सिटीजन्स की लाइफ फोर्स चूसने लगती है ताकि वो अपनी यूथ बरकरार रख सके, लेकिन उसे हैरानी होती है जब वो यूनो को देखती है जो ब्लैक होल में नहीं गया। यूनो उस पर हमला करता है और पूछता है कि उनका मकसद क्या है। वो बताती है कि वो किसी खास व्यक्ति की तलाश में है। फुएगोलेओन भी रेड्स से यही सवाल करता है और रेड्स बताता है कि उनका टारगेट कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन लायंस का कैप्टन है, फुएगोलेओन खुद। फुएगोलेओन अचानक स्पेशल मैजिक से घिर जाता है और एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन के कर्स बोल्ट से यूनो के सेंसेस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। वो सोचता है कि उसकी पावर अब भी काफी नहीं है और सिल्फ की मैजिक भी साथ नहीं दे रही, लेकिन तभी उसकी माना सेंसिंग बहुत तेज हो जाती है और उसे याद आता है कि अस्ता कभी हार नहीं मानता, तो वो भी नहीं मानेगा। अंततः वो सिल्फ को समन कर लेता है और एक जबरदस्त हरिकेन से कैथरीन को उड़ा देता है। कैथरीन उड़कर कैसल के किचन में गिरती है जहां वो चार्मी से टकरा जाती है। अब बूढ़ी और कमजोर दिख रही कैथरीन जब चार्मी की मैजिक अब्सॉर्ब करने की कोशिश करती है तो चार्मी समझती है कि वो उसकी फूड चुराना चाहती है। गुस्से में चार्मी एक जायंट शीप समन करती है जो कैथरीन की मैजिक को अब्सॉर्ब करके उसे बुरी तरह पीट देता है। कैथरीन हार जाती है
और शहर के सारे सिटीजन्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं। चार्मी अपना खाना गिरने से बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन यूनो उसे पकड़ लेता है। चार्मी यूनो को देखकर फिदा हो जाती है और उसे अपना फूड प्रिंस नाम दे देती है। वहीं दूसरी तरफ रेड से पूछताछ हो रही होती है कि फुएगोलियन को कहां ले जाया गया। नोएल अंदाजा लगाती है कि स्पेशल मैजिक का कास्टर आसपास ही कहीं छिपा है। आस्था अचानक एक लाशों के ढेर पर वार करता है, जहां एक मैजिशियन छिपा होता है जिसका नाम है वाल्तोस, और वो आस्था की तारीफ करता है कि उसने उसे ढूंढ लिया। वाल्तोस एक पोर्टल समन करता है जिसमें फुएगोलियन की बॉडी गिरती है, जो बुरी तरह घायल होता है और उसका एक हाथ गायब होता है। ये देखकर नोएल और आस्था शॉक में आ जाते हैं, जबकि लियोपोल्ड ग्रीफ में जम जाता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। नोएल तुरंत फुएगोलियन के खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लियोपोल्ड अब भी फ्रोजन होता है। नोएल उस पर चिल्लाकर कहती है कि कुछ तो करो, लेकिन वो हिलता तक नहीं। रेड अब भागने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था अपनी तलवार फेंककर उसके पोर्टल को कैंसिल कर देता है। आस्था उसे जोरदार मारना शुरू करता है और शहर को जो दर्द मिला उसे वापस लौटा देता है। वाल्तोस आस्था की एंटी मैजिक ब्लेड को ट्रबलसम कहता है और मानता है कि शायद अब वो मुश्किल में है। वाल्तोस आस्था पर हमला करता है, लेकिन अब एक जोश से भरा लियोपोल्ड उठ खड़ा होता है और उस हमले को रोक देता है। अब जब रेड्स और वाल्तोस कॉर्नर्ड होते हैं, तो उनके 5 एलाइज वहां पहुंच जाते हैं और थके हुए आस्था, नोएल और लियोपोल्ड को घेर लेते हैं। आस्था अपने घावों पर तलवार से कट लगाकर कर्सेस को न्यूट्रलाइज करता है ताकि वो रिकवर कर सके, जिसे देख रेड्स हैरान रह जाता है। रेड्स सोच नहीं पाता कि कोई इतना रेकलेस कैसे हो सकता है। आस्था अपने दुश्मनों को घूरते हुए अपनी तलवारें रेडी करता है और कहता है कि उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही है और चाहे जो हो जाए वो सब कुछ पार करेगा। वो पूरे जोश में चिल्लाता है और बैडएस अंदाज में कहता है, आओ और ले लो जो करना है, मैं तैयार हूं। रेड्स के एलाइज एक साथ मैजिक अटैक्स की बारिश करते हैं, लेकिन आस्था अपनी क्रेजी मूवमेंट से सबको डिफ्लेक्ट कर देता है। लियोपोल्ड भी लड़ाई में शामिल हो जाता है, जबकि नोएल एक वाटर वॉल समन करती है ताकि वो फुएगोलियन को बचा सके, लेकिन वो शील्ड ट्री मैजिक द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और आस्था और लियोपोल्ड विंड नीडल से घायल हो जाते हैं। उससे पहले कि दुश्मन और ज्यादा नुकसान कर पाते, बाकी मैजिक नाइट्स लौट आते हैं और सब अपनी मैजिक एक साथ मिलाकर हमला करते हैं। मिमोसा तुरंत फुएगोलियन को हील करना शुरू कर देती है, जबकि नोजेल मर्क्यूरी का एक तगड़ा बराज छोड़ता है, लेकिन वो स्पेशली एनहांस्ड सैलामेंडर मैजिक द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। मैजिशियंस आस्था को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे वोल्तोस के पोर्टल के जरिए ले जाते हैं। वो खुद को आई ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं और अनाउंस करते हैं कि एक दिन वो क्लोवर किंगडम को तबाह कर देंगे। क्लोवर किंगडम रिसोर्सेज की कमी के कारण आस्था को ढूंढने के लिए कुछ नहीं कर पाते और उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। वोल्तोस को उसकी रेकलेसनेस के लिए डांटा जाता है, जबकि सैली, जो आस्था को ले गई थी, इंसिस्ट करती है कि वो उसे डाइसेक्ट करना चाहती है, लेकिन उसे मारने का आदेश दिया जाता है। जब वो सब एक टनल में पहुंचते हैं तो विजर्ड किंग जूलियस वहां पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत 2 मैजिशियंस को मार देता है और बाकियों के अटैक्स को आसानी से डॉज करता है। फिर वो टाइम स्टेसिस मैजिक से सबको जकड़ देता है, जबकि आस्था उसकी शीर पावर देखकर दंग रह जाता है। जूलियस आस्था की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम विजर्ड किंग बनना चाहते हो तो तुम्हें इस लेवल की मैजिक को सरपास करना होगा। फिर वो एक पत्थर की स्लैब की तरफ जाता है जिस पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे। वो प्लान करता है कि इन मैजिशियंस से इंटेरोगेट करेगा जब वो क्लोवर किंगडम वापस लौटेंगे। तभी एक ब्राइट लाइट उन सभी को घेर लेती है और आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक ब्रेडेड मेंबर वहां प्रकट होता है। वो अपने कुछ साथियों को बचाकर लेकर चला जाता है, लेकिन जूलियस एक को पकड़ने में कामयाब रहता है। जूलियस को लगता है कि जो आदमी आया था वो उनका लीडर था, क्योंकि उसकी मैजिक बहुत पावरफुल थी। कैपिटल वापस लौटने पर मार्क्स उसे बताता है कि फुएगोलियन की हालत अब भी बहुत गंभीर है। मैजिक नाइट्स पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और जूलियस किंगडम की रक्षा को और मजबूत करने का आदेश देता है। नोजेल वहां से चला जाता है और कसम खाता है कि जो लोग फुएगोलियन को नुकसान पहुंचाए हैं उनसे बदला लेगा।
लियोपोल्ड होश में आता है और अनाउंस करता है कि एक दिन वो अपने भाई को भी सरपास करेगा और अपने माथे पर एक बर्न मार्क बनाता है ताकि वो ये कभी ना भूले। शहर का रिकंस्ट्रक्शन स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन जूलियस को शक होता है कि मैजिक नाइट्स की रैंक्स में कोई ट्रेटर छिपा है। दूसरी तरफ मिडनाइट सन के बेस में रेड्स कसम खाता है कि वो आस्था से जरूर बदला लेगा। सैली कहती है कि उसे आस्था के एंटी मैजिक की स्टडी करनी है और वो उसे जिंदा डाइसेक्ट करना चाहती है। उनका लीडर, जो जूलियस की पावर की एक झलक से घायल हुआ है और जिसकी एक बांह सिकुड़ चुकी है, जूलियस की मैजिक को फिनोमिनल मानता है। क्लोवर किंगडम में आस्टा और नोएल को उस लड़की से मफिन्स मिलते हैं जिसे उन्होंने बचाया था, लेकिन चार्मी वो मफिन्स तुरंत झपट लेती है। चार्मी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने यूनो को देखा होता है, जिसे वो अपना फूड प्रिंस कहती है। मिमोसा, क्लाउस और यूनो वहां से गुजरते हैं और चार्मी हैरान रह जाती है ये देखकर कि आस्था और यूनो एक दूसरे को जानते हैं। यूनो अचानक विंड मैजिक छोड़ता है आस्था पर, लेकिन आस्था उसे समय रहते काट देता है। फिर आस्था देखता है कि उस विंड मैजिक से एक मैसेज बनता है, सी यू लेटर श्रिम्स्टा, जिसका मतलब होता है छोटू स्ता, जो उसे बहुत गुस्सा दिला देता है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चल देते हैं, दोनों इस डिटर्मिनेशन के साथ कि उन्हें एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना है। आस्टा और नोएल ब्लैक बुल्स के बेस लौटते हैं जहां मैग्ना और लक अपनी मिशन से वापस आए होते हैं और उन्हें एक स्टार मिला होता है। सबको हैरानी होती है जब पता चलता है कि आस्टा को उसके एफर्ट्स के लिए 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट बना दिया गया है और चार्मी को कैथरीन को पकड़ने के लिए 1st क्लास का रैंक मिला है, जिसे वो बड़े घमंड से सबको बताती है। मैग्ना और लक दुखी होते हैं क्योंकि वो अब भी 5th क्लास पर ही हैं। आस्था को फुएगोलियन की हालत की चिंता होती है, लेकिन यामी उसे आश्वस्त करता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। जब आस्था को रेस्ट ब्रेक दिया जाता है, फिनरल उसे एक मिक्सर पर चलने का न्योता देता है। फिनरल तय नहीं कर पाता कि किसे साथ लेकर जाए और सभी ब्लैक बुल्स को एक एक करके रिजेक्ट करता है जब तक कि वो लक को चुन नहीं लेता। गॉर्डन मिक्सर पर जाना चाहता था, लेकिन उसे छोड़ दिया जाता है। तीनों नीड शहर पहुंचते हैं और नोएल चुपके से उनका पीछा करती है क्योंकि वो परेशान होती है कि आस्था किसी लड़की से मिलने जा रहा है। वो डीबी रिंकर नाम के बार में मिक्सर में पहुंचते हैं जहां वो लड़कियों से मिलते हैं और खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिनरल और लक अपनी मैजिक एबिलिटीज शो ऑफ करते हैं, जबकि आस्था प्राउडली बोलता है कि वो विजर्ड किंग बनेगा। लड़कियां मन ही मन सोचती हैं कि ये लोग बड़े ट्रबलसम हैं, खासकर क्योंकि ये ब्लैक बुल्स से हैं। लड़कियां अपना नाम बताती हैं, रेबेका, हेलेन और एरिका। फिनरल बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन लक और आस्था होपलेसली ऑकवर्ड होते हैं, जिससे फिनरल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बारमेड के भेष में नोएल को यह देखकर खुशी होती है कि उनका मिक्सर फेल हो रहा है। सिक्के भी पास के एक मिक्सर में होता है, लेकिन वहां की लड़कियां भी उसकी अजीब हरकतों से परेशान हो जाती हैं। जब वो नोएल को चीख कर ड्रिंक लाने को कहता है, तो वो उस पर एक वाटर बोल्ट फेंकती है, जिससे वो इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। किस्मत से ब्लैक बुल्स का मिक्सर थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। हेलीन को लक पसंद आ जाता है और वो दोनों बाहर जाकर अपनी मैजिक एक दूसरे को दिखाते हैं। एरिका फिनरल के साथ चली जाती है, हालांकि उसे फिनरल का ओवर गॉडी एटीट्यूड उतना पसंद नहीं आता। रिबेका शुरू में आस्था में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जब दोनों अपने सिबलिंग्स के लिए प्यार के बारे में बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक ड्रंकन आदमी रिबेका को परेशान करता है, लेकिन आस्था उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, सीधे जाकर सेके के मिक्सर में गिरा देता है, जिससे उसकी लड़कियां भी भाग जाती हैं। रिबेका आस्था को खींचकर एली में ले जाती है और नोएल उनका पीछा करती है। रिबेका आस्था से पूछती है कि क्या उसे कोई लड़की पसंद है, और आस्था कहता है कि हाँ है। रिबेका थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। नोएल मानती है कि आस्था जिस लड़की को पसंद करता है वो शायद वही है। फिनरल और लक दोनों को रिजेक्शन मिल जाता है और वो दुखी होकर वापस लौटते हैं। आस्था फिर से ट्रेनिंग शुरू करता है ताकि वो विजर्ड किंग बन सके, और इस बीच कई कैरेक्टर्स उसकी यादों को याद करते हैं। हैक में उसका संघर्ष, सिस्टर लिली और फादर ऑर्सी की रिएक्शंस। उनके भेजे पैसों से अब ऑर्फनेज की हालत बेहतर हो चुकी होती है।
ग्रिमोयर टावर का मास्टर भी याद करता है कि आस्था को इनिशिएशन सेरेमनी में ग्रिमोयर नहीं मिला था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ब्लैक बुल्स के बेस में गॉर्डन एक डायरी लिखता है जिसमें वो आस्था की एडवेंचर्स को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में रिकॉर्ड करता है। वो याद करता है आस्था की इंप्रेसिव फाइट और बेस में उसकी चोर्स करने की आदत को। अब भी थोड़ा शाय और कंफ्यूज्ड, नोएल खुद को समझाती है कि शायद उसे आस्था के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती। फिर भी उसे ये मानना पड़ता है कि कई बार आस्था ने बहुत कूल एक्ट किया है, जैसे सॉसी विलेज और मार्स के साथ लड़ाई में। आस्था बेस लौटता है और शर्मिंदा नोएल उसे पानी के ब्लास्ट से उड़ा देती है। इस बीच यूनो, मिमोसा और क्लाउस एक नए मिशन के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन मिमोसा और क्लाउस थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हैं क्योंकि क्लाउस ने उनके लिए जो चैरियट तैयार किया है वो बहुत ही भद्दा दिखता है। आखिरकार वे सब अपनी अपनी ब्रूम से अलग अलग उड़ते हैं। यूनो को याद आता है कि उसने आस्था से बचपन में एक वादा किया था और वो दोनों पहले से ही विजर्ड किंग बनने की कसम खा चुके थे। वो आस्था को एडमायर करता है क्योंकि उसी ने उसे हागे में होप दी थी। सिस्टर लिली और फादर ओर्सी बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि यूनो को फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बना दिया गया है, लेकिन ये सुनकर और भी चौंक जाते हैं कि आस्था को थर्ड क्लास मिला है। यामी ब्लैक बुल्स को एक दिन की छुट्टी देता है। गोश अपनी बहन मरी से मिलने नीड जाता है ताकि उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। इधर आस्था भी मैग्ना से कहता है कि वो उसे नीड ले चले क्योंकि उसने रिबेका के सिबलिंग्स से खेलने का वादा किया था। क्यूरियस होकर नोएल चुपके से फिर से उनका पीछा करती है। गोश पूरा गिफ्ट शॉप खरीद लेता है अपनी बहन मरी के लिए क्योंकि वो एक फॉर्मर कॉन्विक्ट है और उसकी बहन ही उसकी पूरी दुनिया है। जब वो चर्च के पास पहुंचता है तो वो मरी को आस्था के साथ खेलते हुए देखता है और गुस्से से उसे लात मारने लगता है। लेकिन जब मरी कहती है कि वो एक दिन आस्था से शादी करेगी तो गोश और भी ज्यादा पागल हो जाता है और उस पर मिरर बोल्ट से हमला करता है। सिस्टर टेरेसा, जो लोकल ऑर्फेनेज की हेड होती है, आकर उसे रोकती है और मैरी को अपने साथ ले जाती जाती है। मैरी के दूर चले जाने से परेशान होकर गोश फिर से स्टोन फेस हो जाता है। रिबेका आस्था और मैग्ना को अपने रेस्टोरेंट पर बुलाती है और कहती है कि वो वहीं रात रुक जाएं। वो आस्था के लिए एक शानदार खाना बनाती है और आस्था उसकी कुकिंग की तारीफ करता है और कहता है कि तुम एक अच्छी वाइफ बन सकती हो, जिससे रिबेका बहुत शर्मिंदा हो जाती है। ये सब नोएल सुन लेती है और बहुत इरिटेट हो जाती है। रात में रिबेका अपने सिबलिंग्स की बातों को याद करके थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है और चुपचाप चेक करने जाती है कि वो ठीक हैं या नहीं। उसी समय गोश भी आस्था पर अचानक कूद पड़ता है और उसे हमला करके सड़क पर फेंक देता है जहां अचानक बर्फ गिर रही होती है। रेबेका दौड़ती हुई बाहर आती है और आस्था से कहती है कि उसके सारे भाई बहन गायब हो गए हैं। शहर भर में पेरेंट्स अपने घरों से निकलकर अपने गायब बच्चों को ढूंढने लगते हैं। दूसरी ओर एक सफेद बालों वाला जादूगर बच्चों को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाता है और कहता है कि ये उसके नए बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सिस्टर टेरेसा गोश को बताती है कि मरी भी गायब हो गई है और फिर वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। नोएल को शहर की रक्षा करने और मैजिक नाइट हेडक्वार्टर्स को सूचित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जब वो ऐसा करती है तो उसे पता चलता है कि उसका साथी कोई और नहीं बल्कि एसीक है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। मरी हिप्नोसिस से बाहर आ जाती है क्योंकि उसके पास गोश का मिरर था जो उसे जगा देता है। वो खुद को दो आदमियों के साथ पाती है, नेज जो स्नो मैजिक यूज करता है और बारो, एक भारी भरकम आदमी। ये दोनों बच्चे किडनैप करके उनकी मैजिक को चूस लेते हैं। बारो अपने स्पेशल ग्लासेस से देखकर कहता है कि मरी के अंदर काफी मैजिक है। वो रिबेका के एक सिबलिंग मार्को को स्नो में फेंक देता है क्योंकि उसमें कम मैजिक होती है। जब आस्था, टेरेसा और गोश मार्को को ढूंढते हैं तो आस्था और टेरेसा नीचे कूदकर उसकी मदद करते हैं जबकि गोश आगे बढ़ता है। आस्था अपनी सोर्ड से मार्को पर लगे हिप्नोसिस को काट देता है और टेरेसा सूदिंग फायर मैजिक से उसके घावों को ठीक करती है। उधर गोश एक गुफा में पहुंचता है और मरी को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसे खींचकर उसकी मैजिक चूसने की तैयारी की जा रही होती है। मरी के शरीर पर खरोंचें देखकर गोश गुस्से से पागल हो जाता है। नेज उसकी मैजिक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और बारो मरी को पकड़कर उसे रोक देता है। तभी आस्था और टेरेसा वहां पहुंच जाते हैं और मरी दौड़कर आस्था से लिपट जाती है जिससे गोश का दिल टूट जाता है।
टेरेसा बाकी बच्चों की जांच करती है और बताती है कि बहुत से बच्चों की मैजिक इतनी चूस ली गई है कि अब वो शायद कभी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बर्फ में पड़े मार्को को डिटेक्ट करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम मैजिक थी, आस्था, टेरेसा सा और गोश वहां पहुंचते हैं। आस्था और टेरेसा नीचे उतरते हैं ताकि मार्को की मदद कर सकें, जबकि गोश आगे बढ़ जाता है। आस्था मार्को को अपनी तलवार से टैप करता है जिससे उसका हिप्नोसिस टूट जाता है और टेरेसा सूदिंग फायर मैजिक से उसके जख्म ठीक करने लगती है। इस बीच गोश केव में दाखिल होता है और देखता है कि मरी को खींचा जा रहा है ताकि उसकी मैजिक पावर को चूस लिया जाए। उसे देखकर वो डर और गुस्से में भर जाता है क्योंकि मरी के शरीर पर स्क्रैचेस दिखते हैं। ये देखकर गोश रेज में आ जाता है। नेज और बारो परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें एक मैजिक नाइट से लड़ना पड़ेगा। जब नेज उसे रोक नहीं पाता तो बारो मरी को हॉस्टेज बना लेता है, जिससे गोश रुक जाता है। लेकिन मरी को बचा लेते हैं अस्ता और टेरेसा, और मरी दौड़कर अस्ता को गले लगा लेती है, जिससे गोश थोड़ा टूट सा जाता है। टेरेसा बच्चों की जांच करती है और पाती है कि कई बच्चों की मैजिक इतनी चूसी जा चुकी है कि शायद वो कभी मैजिक का इस्तेमाल न कर पाएं। नेज और बारो कॉर्नर हो जाते हैं, लेकिन बारो अपने स्पेशल ग्लासेस से देख लेता है कि आस्था में कोई भी मैजिक पावर नहीं है, इसलिए वो खुद उससे लड़ने आगे आता है। लेकिन आस्था उसे एक ही झटके में उड़ा देता है। आस्था कहता है कि वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने बच्चों को हर्ट किया है। उसी समय सीक्रेट ब्लैक बुल्स के बेस पर रीइंफोर्समेंट्स के लिए आता है, लेकिन बेस पूरी तरह बर्बाद मिलता है। उसे गॉर्डन और ग्रे से डर लगने लगता है, और तभी यामी आता है। उसे देखता है तो सोचता है कि कोई लोन रिकवरी एजेंट है और उसे सिर से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ नेज को गोश ने हराया होता है और टेरेसा बारो को रिस्ट्रेन करती है। अस्ता बारो की हरकतों से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि बारो को अपने एक्शंस पर कोई पछतावा नहीं होता। टेरेसा बच्चों को हील कर रही होती है और तभी बारो एक मड मिनियन भेज देता है जो किसी को मदद के लिए बुला सके। इसी दौरान टेरेसा आस्था को बताती है कि सिस्टर लिली ने भी कभी उनके चर्च में ट्रेनिंग ली थी। ये सुनते ही आस्था खुश हो जाता है और पूछता है कि लिली उसके बारे में क्या कहती है। टेरेसा हंसकर कहती है कि वो कहती है, आस्था छोटा, तेज और शोर मचाने वाला है, लेकिन उसकी स्पिरिट कभी हार नहीं मानती। यही चीज सिस्टर लिली खुद में लाना चाहती है। अचानक सैली वहां आती है बारो के डिस्ट्रेस सिग्नल के जवाब में। गोश उसे रोकने के लिए बीम अटैक्स करता है, लेकिन वो सैलामेंडर से उन्हें रिपेल कर देती है। आस्था उस पर वार करता है, लेकिन सैली बड़ी आसानी से उसे डॉज करती है और उसे पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाए, टेरेसा फायर मैजिक से आस्था को आजाद कर देती है और रिवील करती है कि वो कभी क्रिम्सन लायंस की मैजिक नाइट थीं और उन्हें शी लेपर्ड कहा जाता था। वो फूगोलियन की मेंटर भी रह चुकी हैं। सैली सोचती है कि 3-on-1 लड़ाई उसके लिए टफ हो सकती है, लेकिन बारो कहता है कि पहले उसे हील करो ताकि वो मदद कर सके। मगर असल में वो मौका मिलते ही भागना चाहता है। सैली उसे एक डेंजरस ड्रग इंजेक्ट करती है जिससे वो एक जायंट मड मॉन्स्टर बन जाता है। गोश मरी को और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए उसे उठाकर वहां से भाग जाता है और आस्था, टेरेसा और बाकी बच्चों को छोड़ देता है। टेरेसा एक फ्लेम चीटा समन करती है ताकि बच्चों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन उन्हें इवैक्यूएट करने में थोड़ा समय लगेगा। बारो नेज को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था बीच में आकर उस वार को रोकता है और कहता है कि नेज ने अभी अपने क्राइम्स की सजा नहीं पाई है। दूसरी तरफ गोश बस भाग रहा होता है क्योंकि उसे किसी और की परवाह नहीं है जब तक मरीज सेफ है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो कभी अदले फैमिली का हिस्सा थे, लेकिन जब उनके माता पिता मारे गए, उनके दुश्मनों ने उनकी सारी वेल्थ हड़प ली। फिर गोश चोर बन गया और जेल पहुंच गया, जबकि मरी को टेरेसा के ऑर्फनेज में भेज दिया गया। प्रेजेंट में मरी उसे कहती है कि उसे वो पैथेटिक लगता है और वो उससे नफरत करती है। ये सुनकर गोश उसे बाकी बच्चों के पास छोड़ देता है और आस्था और टेरेसा के पास वापस लौटता है, लेकिन उसे लगता है कि वो दोनों भाग चुके होंगे क्योंकि लोग आमतौर पर दूसरों की हेल्प नहीं करते। लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है कि आस्था और टेरेसा अब भी बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। गोश उनकी मदद करता है, लेकिन उसकी मिरर मैजिक बारो पर असर नहीं करती और बारो उसे आकाश से गिरा देता है। आस्था फिर से उसे डिफेंड करता है
और गौश पहली बार डिसाइड करता है कि वो किसी और के साथ टीम वर्क करेगा। वो अपनी ग्रिमॉर में एक नई स्पेल समन करता है और आस्था से कहता है कि उसकी आंखों में देखो। उसकी मिरर मैजिक से एक पूरी अस्ता आर्मी बन जाती है जिनके पास सोर्ड्स होती हैं और सब मिलकर बारो को हरा देते हैं और सैली को भी बेहोश कर देते हैं। नेज अपने और अपने भाई के किए की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन तभी एक ब्राइट लाइट केव को घेर लेती है और अचानक नेज और गोश पर लाइट स्पीयर से हमला हो जाता है, जबकि टेरेसा को अस्ता को बचाते हुए मॉर्टली इंजर कर दिया जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर लिच्ट वहां आता है। आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर लिच्ट वहां आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। आस्ता हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि लिच्ट के पास भी एक 4 पत्ती क्लॉवर ग्रिमोयर है, ठीक वैसे ही जैसे यूनो के पास है। टेरेसा, जो अब बहुत ज्यादा घायल है, खून बहाते हुए नीचे गिरती है और आस्ता सोचता है कि उसे बचाने के लिए उसे एक सुसाइड चार्ज करना होगा। लिच्ट आस्ता से नफरत करने लगता है क्योंकि उसके पास 5 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर है और वो उसे छीनने की कोशिश करता है। तभी फिनरल अपने मैजिक से टेलीपोर्ट होकर वहां आता है और यामी भी टाइम पर पहुंचकर आस्ता को बचा लेता है। यामी फिनरल से कहता है कि वो इंजर्ड लोगों को वापस ले जाए, लेकिन ये भी कहता है कि वापस जरूर आना, जो सुनकर फिनरल डर जाता है क्योंकि उसका प्लान था कि वो बस साइड में छुपा रहेगा। आस्ता अपने कैप्टन को लड़ते देखना चाहता है, इसलिए रुक जाता है। लिच क्यूरियस होता है यामी की डार्क मैजिक से लड़ने को लेकर। उनकी इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है और इसी दौरान लिच यामी को अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक ऐसे गांव से था जहां सब बहुत टैलेंटेड मैजिक यूजर्स थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया और उनकी मैजिक छीन ली गई। यामी उसकी कहानी को बोरिंग कहकर अपनी कहानी सुनाता है कि वो एक फिशरमैन था लैंड ऑफ द सन से, जो किसी तरह क्लोवर किंगडम में आ गया और लोगों की धुलाई करने के बाद उसे कैप्टन बना दिया गया। जब यामी को पता चलता है कि फुगोलेओन को लिच्ट ने ही जख्मी किया है, तो वो फ्यूरियस हो जाता है और अपनी डार्क मैजिक स्लैश से लिच्ट को घायल कर देता है, जिससे आस्था काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। यामी लिच्ट से कहता है कि अगर उसने फुगोलेओन को हराया है तो जरूर उसने कोई चाल चली होगी और अब उसे एक रियल मैजिक नाइट कैप्टन की ताकत देखने को मिलेगी। यामी आस्था को भी फाइट में साथ देने को कहता है और उसे की यानी सिक्स्थ सेंस की पावर सिखाता है, जिससे वो अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सके। आस्था कहता है कि वो इतनी जल्दी ये नहीं सीख सकता, लेकिन यामी उसे बोलता है कि अगर वो विजर्ड किंग बनना चाहता है तो उसे अपनी लिमिट्स को उसी मोमेंट तोड़ना पड़ेगा। वो उसे सिखाता है कि सिर्फ ईयर्स से नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर की सेंसेस को एक बनाकर एनिमी की मूवमेंट को फील करना है। आस्था फोकस करता है और आखिरकार एक कर्स बोल्ट को वापस उसी पर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे लीच्ट और भी ज्यादा रेज में आ जाता है और लाइट विप से हमला करता है। इन अटैक्स की इंटेंसिटी से पूरा केव गिरने लगता है और लिच्ट सोचता है कि उसने उन्हें हरा दिया, लेकिन रबल के नीचे से यामी और आस्था फिर से बाहर निकल आते हैं। यामी और लिच्ट की इंटेंस ड्यूअल फिर से शुरू हो जाती है, जिसमें यामी की ब्लैक मैजिक लिच्ट की लाइट मैजिक की नेचुरल एनिमी साबित होती है। लिच्ट यामी को एक वर्दी फो मानने लगता है। यामी लिच्ट से पूछता है कि वो क्लोवर किंगडम में क्या चाहता है, और लिच्ट जवाब देता है कि वो एक नया किंगडम बनाना चाहता है, एक ऐसा जहां कॉमनर्स और नॉन मैजिक लोग डिस्क्रिमिनेशन के शिकार न हों। आस्था अपने कैप्टन की ताकत से बहुत इंस्पायर हो जाता है और यामी उसे कहता है कि अब वो वोल्टस को अपने तरीके से निपटाए। आस्था अटैक करता है, लेकिन वोल्टस की कर्स बोल्ट्स उसे रोक लेती हैं। आस्था अपनी तलवार फेंक देता है और वोल्टस के पोर्टल से खुद घुसकर सीधा जाकर उसके चेहरे पर पंच कर देता है, जिससे यामी हंसने लगता है क्योंकि उसे ये हिलेरियस लगता है कि आस्था ने बस पंच मारा। लिच्ट पीछे से यामी पर हमला करता है, लेकिन यामी की तलवार उसकी मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो मूव नहीं कर पाता। फिर यामी अपनी ब्लैक स्लैश से उसे गहरा जख्म देता है। लिच्ट ये मानता है कि यामी दूसरा इंसान है जिसने उसे बराबरी की टक्कर दी है। वो एक मैसिव स्पेल प्रिपेयर करने लगता है, जो इतनी वाइड रेंज और हाई पावर का होता है कि उसे डिफेंड करना नामुमकिन लगता है। कोश इस दौरान एक डाइंग टेरेसा के पास होता है, लेकिन टेरेसा अपनी बची हुई मैजिक से उसे थोड़ा हील करती है और उसे कहती है कि जाओ और आस्था को बचाओ। गोश डरता है कि शायद टेरेसा मर चुकी है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी।
गोश फिनरल से मदद मांगता है और दोनों वापस केव की तरफ जाते हैं। यामी एक बड़ी डिफेंसिव स्पेल प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद अब वो सब मारे जाएंगे, यहां तक कि अस्ता भी। इससे पहले कि वो बीम को कट करने की कोशिश करे, फिनरल और गोश टाइम पर आ जाते हैं। लिस्ट अपनी होली रे ऑफ लाइट फायर करता है, लेकिन गोश फिनरल की मदद से अस्ता और यामी को टेलीपोर्ट कर देता है और फिर अपनी मिरर मैजिक से उस लाइट बीम को वापस लिस्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, कहते हुए मिरर्स हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसी वक्त आई ऑफ द मिडनाइट सन के कई मेंबर्स दूर से सैली की इंजर्ड बॉडी को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें बाहर आना चाहिए। जैसे ही बच्चे वापस नींद की तरफ लौटते हैं, नोएल और रिबेका मार्को और बाकी बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। वो नीरो को फॉलो करते हैं और चर्च तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें घायल टेरेसा मिलती है। नोएल को पता चलता है कि लड़ाई अब भी केव में चल रही है, जहां यामी और बाकी लोग लिस्ट से भिड़ रहे हैं। वो सभी लिस्ट के पास पहुंचते हैं, जो अब होश में आता है और गोश को देखकर कहता है कि वो उसका पुराना दोस्त है, लेकिन गोश को उसकी कोई याद नहीं होती। यामी लिस्ट और वोल्टोस दोनों को अपनी डार्क बाइंडिंग मैजिक से बांध देता है और फिनरल से कहता है कि जब तक उसकी स्पेस मैजिक रिकवर ना हो, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। इस बात से फिनरल और गोश दोनों इरिटेटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी आई ऑफ द मिडनाइट सन के 3 और मेंबर्स एक पोर्टल से बाहर आते हैं। उनमें से एक राया होता है, जो लाइट मैजिक से यामी के ग्रिमवार को छूकर उसकी डार्क मैजिक कॉपी कर लेता है। दूसरा मेंबर फौना होती है, जो फायर बेस्ड हीलिंग मैजिक से लिस्ट को हील करती है। लिस्ट उन्हें अपने सबसे पावरफुल मेंबर्स में से बताता है। उन्हें द थर्ड आई कहा जाता है और कहता है कि ये लोग उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। तीसरा मेंबर वेटो अपनी मॉन्स्ट्रस बीस्ट मैजिक के साथ यामी पर दबाव डालने लगता है और उसकी प्राइज्ड कताना को भी तोड़ देता है। अब ब्लैक बुल्स के हालात बहुत बिगड़ने लगते हैं। फिनरल और गोश की मैजिक बहुत कम हो चुकी है और अस्ता और यामी दोनों को पीछे धकेल दिया गया है। और हालत और भी बिगड़ती है जब फौना लीच्ड को चोट पहुंचाने के गुस्से में सलामैंडर को समन करती है, जो 4 ग्रेट स्पिरिट्स में से एक है, और उससे लड़ाई में उतर जाती है। यामी बड़ी मुश्किल से उसके फायर ब्लास्ट को ब्लॉक कर पाता है और अब उसे थर्ड आई की पूरी ताकत का सामना करना पड़ता है, और वो भी टूटी हुई कताना के साथ। फिनरल समझ जाता है कि अब यामी क्लियरली आउटमैच्ड है। लिस्ट भी कहता है कि थर्ड आई के हर मेंबर की ताकत किसी स्क्वाड कैप्टन से ज्यादा है। जैसे ही थर्ड आई यामी पर फाइनल ब्लो मारने की तैयारी करता है, तभी अचानक लाइट की एक फ्लैश आती है और डस्ट सेटल होने के बाद रिवील होता है कि 3 मैजिक नाइट कैप्टन्स आ चुके हैं। नोजल ऑफ द सिल्वर ईगल्स, शार्लेट ऑफ द ब्लू रोजेस और जैक द रिपर ऑफ द ग्रीन प्रेइंग मैंटिसेस। जैक गुस्से में थर्ड आई को चुनौती देता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एक कैप्टन से ज्यादा स्ट्रांग है, और जैक इस बात को प्रूव करना चाहता है। दोनों साइड्स एक इंटेंस स्टेयर डाउन में लॉक्ड हो जाते हैं और एक कैटेक्लिज्मिक बैटल शुरू होने वाली होती है। जैक थर्ड आई की बातों से ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि अब वो प्रूव करेगा कि एक मैजिक नाइट कैप्टन कितना स्ट्रांग होता है। दोनों साइड्स एक इंटेंस स्टेयर डाउन में फंस जाती हैं और एक भयानक लड़ाई शुरू होने वाली होती है। शार्लेट अपनी ब्रायर थॉर्न मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन राया यामी की कॉपी की हुई डार्क मैजिक से उसे काट देता है। जैक की सेवरिंग मैजिक का वेटो पर ज्यादा असर नहीं होता और नोजेल की मर्क्यूरी मैजिक को फौना अपनी फ्लेम से पिघला देती है। यामी फिनरल से कहता है कि उसे लिच तक टेलीपोर्ट करे ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन लिच ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया होता है कि यामी ऐसा करेगा और वो अपना सेकेंड लाइट रे तैयार कर चुका होता है। सबको सरप्राइज करते हुए आस्था डस्ट में से अचानक बाहर आता है, क्योंकि उसके अंदर मैजिक नहीं है, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं हो पाया और सीधे लिस्ट को जमीन में दे मारता है। जैक मजाक में कहता है कि आस्था ने तो शो ही चुरा लिया, लेकिन तभी लिस्ट के अंदर से एक अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मैजिक स्पिल होने लगता है। सील जो उस पर लगाया गया था आस्था के वार से टूट जाता है। लिस्ट गुस्से में आस्था की तलवारों को पहचानता है, डीमन स्लेयर सोर्ड और डीमन ड्वेलर सोर्ड, और कहता है कि ये उसके मास्टर की तलवारें हैं, और आस्था को कहता है कि उन्हें वापस कर दे। मैजिक नाइट्स को डर लगने लगता है कि इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड मैजिक शायद सबको मार डालेगा। थर्ड आई के तीनों मेंबर्स मिलकर जल्दी से एक सीलिंग रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि लिस्ट को फिर से बांधा जा सके।
रियलाइजिंग कि अब वो हार चुके हैं, थर्ड आई पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वो लोग हमेशा उन पर नजर रखेंगे। मैजिक नाइट्स इसे एक बड़ी विक्ट्री मानते हैं और आस्था एग्जॉस्शन से कलैप्स कर जाता है। बाकी कैप्टन्स आपस में टिपिकल बैंटर करने लगते हैं, लेकिन नोजेल चुपचाप आस्था को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि इस लड़के में शायद कुछ खास बात है। मिडनाइट सन के बेस पर बाकी मेंबर्स चिंता करते हैं कि अब क्लोवर किंगडम उनकी एक्टिविटीज पर और ज्यादा ध्यान देगा। आस्था धीरे धीरे होश में आता है और देखता है कि मिमोसा उसे हील कर रही है और क्लाउस और यूनो पास में है। उसे बताया जाता है सोचता है कि वो एक पूरा दिन बेहोश था और नेज को कस्टडी में ले लिया गया है। कोश टेरेसा के पास जाता है और उसकी हालत देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है। टेरेसा उससे थोड़ा हंसते हुए कहती है कि लगता है तू थोड़ा मैच्योर हो गया है। आस्था टेरेसा से मिलने आता है और मरी एक्साइटमेंट में उसके हाथों से झूल जाती है, जिससे गोश फिर से पोजेसिव हो जाता है। नोएल आस्था को बाहर बुलाती है, लेकिन उससे पहले वो रिबेका के घर रुकते हैं, जहां उसने आस्था के लिए एक प्यारा सा खाना बनाया होता है। रिबेका उसे गाल पर किस करती है, जिससे आस्था थोड़ा शाय हो जाता है और नोएल पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है। ब्लैक बुल्स के बेस पर लौटने के बाद एक पोटैटो पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें एक्सपेक्टेडली चार्मी जीत जाती है। यामी को कैपिटल से एक लेटर मिलता है जिसमें आस्था और यामी दोनों को अगले दिन कैप्टन्स मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया होता है। आस्था और यामी कैपिटल के कासल पहुंचते हैं, जहां आस्था पहली बार किंग जूलियस के एडवाइजर मार्क्स से मिलता है। मार्क्स उन्हें नीचे डंजन में ले जाता है, जहां 2 मिडनाइट सन के प्रिजनर्स रखे गए होते हैं। जूलियस को शक होता है कि मैजिक नाइट कैप्टन्स में से कोई एक ट्रेटर है, इसलिए वो आस्था से प्रिजनर्स के प्रोटेक्टिव स्पेल्स को हटवाने को कहता है ताकि मार्क्स उनकी मेमोरी रीड कर सके। जूलियस ने जैसे ही आस्था की मदद से प्रिजनर्स के प्रोटेक्टिव स्पेल्स हटवाए, मार्क्स उनकी मेमोरी पढ़ता है और एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, मैजिक नाइट कैप्टन्स में से ही कोई एक ट्रेटर है। मार्क्स कैप्टन्स को डंजन में बुलाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि ट्रेटर कोई और नहीं बल्कि पर्पल ऑर्कस का कैप्टन ग्वेल्द्रे प्वाजो है। ग्वेल्द्रे घबरा जाता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन मार्क्स कहता है कि उसकी मैजिक से निकाली गई इंफॉर्मेशन 100% सच होती है। जब उसे अपनी मेमोरी दिखाने को कहा जाता है, ग्वेल्द्रे इनविजिबिलिटी मैजिक एक्टिवेट करता है और भाग जाता है। बाकी कैप्टन्स को लगता है कि उसका मैजिक उसे वर्चुअली अनडिफीटेबल बना देता है, लेकिन यामी कहता है चिंता मत करो। आस्था अपनी की सेंसिंग एबिलिटी यूज करता है और इनविजिबिलिटी के बावजूद ग्वेल्द्रे की पोजीशन पकड़ लेता है। तभी रिल अराइव्स करता है और अपनी मैजिक से ग्वेल्द्रे को पकड़ लेता है। वो आस्था को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि उसकी एंटी मैजिक एबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी सभी कैप्टन्स और जूलियस वहां आ जाते हैं और ग्वेल्द्रे से इंटेरोगेशन करते हैं। वो कबूल करता है कि उसने अपनी स्क्वाडमेट्स को अब्यूज किया, आई ऑफ द मिडनाइट सन से ब्लैक मार्केट डील्स किए और कैपिटल पर हुए हमले में बैरियर मेजेस की किडनैपिंग में भी उसका हाथ था। जूलियस सब कैप्टन्स को डिसमिस कर देता है और कहता है कि इस बिट्रेयल को पब्लिक करने से पैनिक फैल सकता है, इसलिए इसे सीक्रेट रखा जाएगा। जैसे ही कैप्टन्स बाहर निकलते हैं, उनमें से एक अपना रूप बदलता है और रिवील होता है कि वो रिया था, यानी आई ऑफ द मिडनाइट सन का मेंबर। जूलियस अब यामी और आस्था को रोककर एक और शॉकिंग बात बताता है। आई ऑफ द मिडनाइट सन कुछ मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर रही है। वो एक पुराने स्टोन टैबलेट में ये स्टोन्स फिट करना चाहते हैं, जिससे उन्हें इमेंस पावर मिल सकती है। जूलियस कहता है कि फुगोलेओन पर भी इसी वजह से हमला किया गया था, क्योंकि उसके पास ऐसा एक मैजिक स्टोन था। अब सिर्फ 3 स्टोन्स बाकी हैं और जूलियस को पता चला है कि उनमें से एक अंडर वाटर टेम्पल में है। वो ब्लैक बुल्स को ये मिशन असाइन करता है, आस्था की एंटी मैजिक हेल्प से टेम्पल के अंदर के पावरफुल मैजिक बैरियर्स को न्यूट्रल करना होगा और स्टोन को रिट्रीव करना होगा। यामी, जो जूलियस से काफी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने एक आउटसाइडर को अपना लिया, सल्यूट करता है और कहता है कि वो सबको साबित करेगा कि जूलियस ने उस पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। ब्लैक बुल्स को जैसे ही पता चलता है कि उन्हें बीच जाना है, वो सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन यामी उन्हें डांटता है और कहता है कि ये वेकेशन नहीं है, ये काम है। क्लाउस, यूनो और मिमोसा एक मिशन से वापस आते हुए एक चीख सुनते हैं, जो दरअसल नोएल होती है, जिसे वनेसा ने स्विमिंग सूट ट्राई कराते हुए एक्सीडेंटली न्यूड कर दिया था। नोएल को स्विम सूट चुनने में प्रॉब्लम होती है और एक स्टोर क्लर्क उसे एक फ्लैशी गोल्डन बिकिनी सजेस्ट करता है, जिसे वो ऑकवर्डली खरीद लेती है।
अगले दिन ब्लैक बुल सीसाइड टाउन रैकी के लिए निकलते हैं और गॉर्डन को एक्सीडेंटली पीछे छोड़ जाते हैं। बीच पर सभी मजे करते हैं। मैग्ना और लक एक दूसरे को दौड़ाते हैं। फिनरल लड़कियों पर ट्राई मारता है। गोश अपनी मिरर से मरी को बीच दिखाता है। चार्मी वाटरमेलन स्मैश करने की कोशिश करती है और नोएल आस्था को अपना स्विम सूट दिखाने की कोशिश करती है। जोरा भी उसी बीच पर होता है और अननोइंगली ब्लैक बुल्स के नीचे कुचल जाता है। यामी आता है और सबको डांटता है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए और बताता है कि अंडर वाटर टेम्पल समंदर की गहराई में है और एक पावरफुल मैजिक बैरियर उसे घेरता है जिसे सिर्फ फुल मून पर ही टेम्पररीली वीकन किया जा सकता है। फुल मून सिर्फ 1 हफ्ते दूर है और यामी नोएल से कहता है कि उसे 1 हफ्ते में अपनी मैजिक पर फुल कंट्रोल पाना ही पड़ेगा, वरना वो सब पानी के नीचे क्रश्ड हो जाएंगे। रात को नोएल अपनी सी ड्रैगन्स लेयर स्पेल पर कंट्रोल पाने की कोशिश करती है लेकिन फेल होती है। तभी उसे आस्था मिलता है जो खुद भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। थोड़ी बहस के बाद दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तभी आस्था को एक सुंदर आवाज सुनाई देती है। आस्था और नोएल उस खूबसूरत आवाज का पीछा करते हुए एक बड़ी चट्टान के ऊपर एक लड़की को पाते हैं जो गाना गा रही होती है। वो लड़की खुद को काहोनो कहती है और बताती है कि उसका सपना है एक बड़ा आइडल बनने का। पर्सनैलिटी बहुत फ्रेंडली और चेयरफुल होती है और जब वो आस्था को थका हुआ देखती है तो बिना कुछ कहे अपनी सॉन्ग बेस्ड रिकवरी मैजिक से उसे हील कर देती है। नोएल उसकी मैजिक कंट्रोल देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। उसकी मैजिक न सिर्फ पावरफुल होती है बल्कि बहुत ही प्रिसाइज भी। काहोनो जल्दी ही आस्था और नोएल से बॉन्ड कर लेती है और नोएल सीक्रेटली बहुत खुश हो जाती है कि उसे अपनी उम्र की कोई दोस्त मिल गई है। जब काहोनो को पता चलता है कि वो दोनों एक सीक्रेट मिशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो नोएल से उसकी मैजिक देखने के लिए कहती है। नोएल थोड़ा हेसिटेंट होती है लेकिन काहोनो उसे इनकरेज करती है। फिर काहोनो सजेस्ट करती है कि नोएल को अपनी इमोशंस को मैजिक में कन्वर्ट करना सीखना चाहिए ताकि उसका कंट्रोल बेहतर हो सके। कुछ ही दिनों में फुल मून आने वाली होती है और उसी नाइट बैरियर कमजोर होगा। ब्लैक बुल्स पूरी तैयारी में लग जाते हैं। काहोनो उन्हें अंडर वाटर टेम्पल तक पहुंचने का रास्ता बताती है। नोएल अब भी थोड़ी नर्वस होती है लेकिन आस्था और काहोनो की एनकरेजमेंट से वो भी तैयार हो जाती है। फाइनली फुल मून की रात आती है और ब्लैक बुल्स समंदर के किनारे खड़े होते हैं। नोएल अपनी पूरी ताकत से सी ड्रैगन्स क्रेडल नाम की स्पेल कास्ट करती है, एक जायंट वाटर बबल जिसमें सब लोग सेफ रह सकते हैं और अंडर वाटर टेम्पल तक ट्रैवल कर सकते हैं। सब उस बबल में एंटर करते हैं और पानी के अंदर की मैजिकल जर्नी शुरू होती है। अंडर वाटर टेम्पल का नज़ारा बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। चारों तरफ ग्लोइंग कॉरल्स, एंशिएंट रूइंस और एक मिस्टिकल एम्बियंस होता है। जैसे ही वो टेम्पल के अंदर पहुंचते हैं, एक हाई प्रीस्ट जिसका नाम गिमोदेलो होता है उनका स्वागत करता है, लेकिन वो उन्हें एक कंडीशन देता है। वो कहता है कि अगर वो टेम्पल का सीक्रेट ट्रेजर चाहते हैं तो पहले उन्हें एक ट्रायल पास करना होगा। ब्लैक बुल्स को टेम्पल के अलग अलग जोन्स में भेज दिया जाता है और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।